Welcome back everyone. I am CM Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS and CMA. I am also the India's youngest company secretary. Well, this is the last part of CA Foundation Marathon series, that is part 2 of economics. इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 to 5 कवर किए थे सी ए फाउंडेशन इकोनॉमिक सब्जेक्ट के। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, एलआर एवरीथिंग कवर कर लिया है। इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 भी हो चुका है। आज पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 2 मतलब कहने का मतलब 6 to 10 के जो चैप्टर्स है वो वाले, पर्टिकुलरली 6 to 10 के जो चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट अगर अपन बात करें वेटेज की, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। ठीक है, सभी का जो वेटेज अगर अपन चेक करने जाएंगे तो वो पूरा का पूरा इक्वल है। देखो, 6 नंबर चैप्टर इक्वल, 7 नंबर चैप्टर इक्वल, 8 नंबर इक्वल, 9 नंबर इक्वल, 10 नंबर, 5 मार्क मतलब मोटा मोटी इक्वली पकड़ लो। तो वी कैन कंसीडर, देखो ऐसा नहीं कि 10 लिखा है तो एग्जैक्ट 10 ही आएगा। हो सकता है इसमें से 12 एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है इसके अंदर 14 एमसीक्यू भी आ जाए, जिसमें 5 लिखा हो सकता है उसके अंदर 10 आ जाए। दिस इज द एवरेज जो इंस्टीट्यूट अभी तक मेंटेन करते हुए आया है। ठीक है, सो अभी तक हमने देखा कि भाई चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वो इक्वल वेटेज होल्ड करता है। सीएमए की अगर अपन बात करें इसमें से, तो सीएमए के अंदर सिर्फ यूजुअली 8 नंबर जो चैप्टर है वो थोड़ा काम का है। बाकी के चैप्टर इतने काम के नहीं है। मनी और बैंकिंग का जो चैप्टर है वो ज़्यादा काम का है। ठीक है, एक बार के लिए अपन लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसके अंदर टॉपिक अपन को करना चाहिए। व्हाट वुड बी माय सजेशन, मेरा सजेशन रहेगा कि पर्टिकुलरली आप जो है चैप्टर नंबर 6, 7 जो है वो आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वो आप ये कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से तो पढ़े ही पढ़े, इसके अलावा एजेसी के जो नोट्स है उसमें से पढ़े। अभी फिलहाल अगर अपन बात करें कि भी एग्जाम्स चालू होने वाले हैं, तो मेरा फोकस अभी पहले ये है कि आप लोग पहले सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर, लॉ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज नॉट दैट टफ, वैसे ही हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर नंबर 6। ठीक है, डायरेक्टली एकदम यहाँ से चालू करते हैं। एक बार साथ साथ में बुक भी चालू करके रखेंगे अपन, ऐसा नहीं है। चलो यहाँ से एक बार बुक भी देख लेते साथ साथ में। जैसे यहाँ पर बिजनेस साइकिल तक हमने लास्ट कवर किया था। नेशनल इनकम अकाउंटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। जनरली नेशनल इनकम के अंदर उसने सबसे पहले आपको बताएगा कि नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ बताएगा कि नेशनल इनकम एक्चुअली होता क्या क्या है। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं अपन, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आउटपुट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसके अलावा डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और ये सारी चीज़ें आपको ज्ञान के बारे देगा थोड़ा। खैर, नेशनल इनकम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले नेशनल इनकम होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम। बॉस, नेशनल मतलब नेशन की जो इनकम है उसे अपन क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। जो पूरे नेशन की इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर पूरे वर्ल्ड में जैसे अलग अलग कंट्रीज है, तो अलग अलग कंट्रीज की इनकम से अपन मापते हैं कि भैया वो कंट्री अच्छी है, बुरी है, कैसी है, जो भी है। ठीक है, नेशनल इनकम की अगर अपन बात करें इंडिया के अंदर, ये जो पूरा डेटा जो संभालता है उसका नाम है CSO। ठीक है, CSO। सो उसके बाद अगर CSO क्या होता है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में MCQ के अंदर आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द CSO। यू शुड रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के अंदर CSO एक संस्था है जो ये सब चीजें करती है। ठीक है, और अगर अपन आगे की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई यूजफुलनेस क्या है, हम लोग क्यों नेशनल इनकम करते हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण है। बिजनेसेस टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर की डिमांड फोरकास्ट करने के लिए अपन को जरूरत पड़ती है। The estimates of national income show the composition and structure of national income in terms of different sectors of the economy. Periodical variations, ठीक है, ये सब हटाओ, यहाँ से अपन नोट से करते सीधा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब बढ़िया एकदम। ये नेशनल इनकम के बारे में, नेशनल इनकम क्या है, इवेल्यूट करता है परफॉर्मेंस। ठीक है, बढ़िया। डिमांड पैटर्न को अपन को बताता है। इकोनॉमिक वेलफेयर जो डिपेंड होता है, पूरा देश की भलाई भलाई जो है वो सब किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेशनल इनकम के ऊपर। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेक सेक्टर वाइज डेवलपमेंट, किस सेक्टर में, जैसे प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी, सेकेंडरी, किस सेक्टर में अपन को डेवलपमेंट करना है उसके बारे में अपन को ज्ञान देती है। इसके अलावा ये हेल्प करती है सरकार को कि असेसमेंट करो, सिलेक्शन करो इकोनॉमिक पॉलिसीज का, कि कौन कौन सी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज अपन को लगानी पड़ेगी, कौन कौन सी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जैसे अलग अलग LPG सरकार ने रिफॉर्म्स लगाए थे, वैसे अलग अलग जो पॉलिसीज अगर उनको इंस्टॉल करनी है देश के अंदर, तो उसके लिए नेशनल इनकम का होना, कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा सरकार के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के पर्टिकुलर जो रेशियोज उनको निकालने पड़ते हैं, तो वो निकालने के लिए उनको जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें दी हुई है। आगे बढ़ेंगे, इसके साथ साथ बुक को भी टैली करते रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा, यहाँ पे डिटेल में ना लिखकर उन्होंने शॉर्ट में लिखा है हमें।
सबसे पहली चीज जिसका नाम है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एमपी, ठीक है, जीडीपी एमपी। नाउ यहाँ पे समझना थोड़ा ध्यान से, एक तो आपको डोमेस्टिक के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, और एक आपको एमपी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइसेस। कभी भी ध्यान रखो, मार्केट प्राइस मतलब टैक्सेस तो उसमें इंक्लूड ही होना है। तो याद रखो कि मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स में से इंक्लूड है कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो जीडीपी उन्होंने बताया क्वार्टर वन के अंदर भारत की 64.95 लाख करोड़ रुपए की थी। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते धड़ाधड़, जीडीपी डिफ्लेटर, ये फॉर्मूले के तौर पे आपको याद रखना है कि जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली होता क्या है। उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है ये, द नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, और रियल जीडीपी का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। आओ देखते हैं क्या लिखना बोलना क्या चाहता है, देखो समझाता हूँ, ध्यान से देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर उसने अपन को जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में ऑलरेडी समझाया, तो फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपन चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 2015 अलग अलग साल दिए, नॉमिनल जीडीपी और ये है रियल जीडीपी। कहानी को समझो ध्यान से, मतलब बॉस वो क्या कहना चाहता है आप समझो। देखो, जो चीज रियल मतलब बेस, रियल मतलब बेस, बेस ईयर में जो चीज 500 की थी आज भी वो 500 की, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब डिफ्लेट कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कोई भी प्रकार से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। जो चीज रियल मतलब बेस ईयर के अंदर, लेट से 2000 फॉर एग्जांपल 24 के अंदर 650 रुपए का कोई आइटम था, 2025 के अंदर वो आइटम बढ़कर 800 रुपए का हो चुका है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, इसका मतलब आपकी महंगाई का जो प्रतिशत है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, कैसे पता करेंगे सर, देखो ऐसा 800 लेने का डिवाइड बाई 650 करने का इंटू 100 करने का 123.08। कहने का मतलब क्या है कि पिछले साल अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, वो इस साल 123.08 पे हो चुकी, मतलब 23.08 महंगाई बढ़ चुकी है। 800 1100 बचा, अरे बॉस ये तो और ज्यादा बढ़ गया, मतलब 800 थी और अभी 1150 है, तो ये नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब न्यू, ये समझ लो, नॉमिनल मतलब न्यू, रियल मतलब ओल्ड वाला, ठीक है। तो 43.75 बढ़ गई, मतलब ये क्या हो गया, अगर आप नोट करो इंडेक्स नंबर आ गया। इंडेक्स नंबर क्या करवाता था, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो यही अपन को इंडेक्स नंबर के अंदर अपन ने सीखा था, बस वही चीज आपको करना ही है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हायर द डिफ्लेटर हायर द इन्फ्लेशन, हायर द डिफ्लेटर हायर द इन्फ्लेशन, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं करने का कुछ भी। नॉमिनल जीडीपी दे दिया, प्राइस इंडेक्स दे दिया, मतलब कहने का मतलब समझ बॉस, नॉमिनल मतलब भैया आज, फाइंड नॉमिनल रियल 450 की कोई चीज थी लास्ट ईयर, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ा दो, क्योंकि 120 है मतलब 20% बढ़ गई है, तो 90 रुपए बढ़ गया। इन शॉर्ट 540 की वो करंट ईयर में होनी चाहिए। इस टाइप के एमसीक्यू एग्जाम में आ सकते हैं, चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। नॉमिनल 600 था, प्राइस इंडेक्स 100 है। नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज टू 1200 करोड़ इन 2018 एंड द प्राइस इंडेक्स राइजेस टू 110, तो क्या होगा, अरे क्या क्या होगा, कुछ नहीं करना है बॉस, कुछ भी नहीं करना है तेरे को, समझ। नॉमिनल जीडीपी कितना हो चुका है, 1200 हो चुका है। भाई तुमको पूछ रहे वो क्या कहते हैं उसको, रियल। देख, मतलब अगर कोई चीज आज 1200 की है तो सीधी गणित है वो रियल में तो कमी हुई होगी, ठीक है। तो कितने की बोले वो नहीं पता, लेकिन अभी जो है वो 10% बढ़ी हुई है, 110 निकाल, तो डिवाइड बाई 110% कर दो ना, फिर आ जाएगा आंसर 1090.90 का, पानी खत्म। मतलब रियल मतलब वो पुराने समय में वो चीज थी सस्ती। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, क्या बोलते हो, है क्या डाउट, नहीं है, यस और नो, फटाफट जल्दी, नो, चलिए बड़े आगे। Now, what is NDP? Now, there are different kind of formulas. Let me first write down all the formulas for you. आपके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला ही जो है वो समझ जाओ। देखो क्या क्या चीजें हो सकती है, तीन चीजों पे फोकस करना है, ग्रॉस, उसके बाद डोमेस्टिक, और उसके बाद एमपी। और ये क्या क्या हो सकता है, जी का एन हो सकता है, एन का डी का एन हो सकता है, और एमपी का एफसी हो सकता है। ये तीन ही प्रकार होंगे, ये तीन ही प्रकार होंगे। क्या क्या हो सकते हैं, आई रिपीट वंस अगेन, ग्रॉस हो सकता है, नेट हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है, नेशनल हो सकता है, और एमपी मतलब मार्केट प्राइस, और एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। ये चीजें हो सकती है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। जब भी आप
ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, जब भी आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, मतलब यू आर हैविंग जी, यू वांट टू नो एन, माइनस करेंगे इसके अंदर क्या, डेप्रिसिएशन। जब भी आपको जी से एन की तरफ जाना है माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जब भी आपको एन से जी की तरफ जाना है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, उल्टा, सिंपल। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। अभी डी और एन, अरे बॉस मेरी बात को ध्यान से सुना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को थोड़ा सा याद कर। जब अपन एबीसीडी लिखते तो डी इधर लिखते, उसके बाद आगे चलते तो एन आता है, मतलब अपन कदम आगे बढ़ा रहे, आगे बढ़ा रहे मतलब प्लस कर रहे, तो अपन प्लस करेंगे डी से एन की तरफ अगर जाना है तो किस चीज का, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो भी पैसा आया है वो, नेट मतलब बाहर से जो आया है माइनस बाहर का जो गया है माइनस कर देना, नेट हो जाएगा। एमपी से एफसी की तरफ, बॉस वापस समझ, एम है, एम यहाँ पे होगा और एफ कहीं ना कहीं पीछे होगा, मतलब अपन को कदम पीछे बढ़ाना है, कदम पीछे बढ़ाने का मतलब माइनस करना, मतलब माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, बोले सर एमपी में हमेशा टैक्स इंक्लूडेड होता है, एफसी में टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता, मतलब एनआईटी माइनस कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अपन माइनस कर, क्या यहाँ तक याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका जब एन से डी की तरफ उल्टा हो जाए, इतना याद रखो कि कदम आगे बढ़ाना है, कदम पीछे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है प्लस करेंगे, पीछे बढ़ाना है माइनस करेंगे, बस इसमें याद नहीं रखना, इसमें उल्टा करना है। जी से एन की तरफ बोलोगे सर आगे बढ़ाना तो आपने तो माइनस करा दिया, अरे इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, बाकी सब में सेम। जी से एन की तरफ डेप्रिसिएशन माइनस, डी से एन की तरफ एनएफआई प्लस। अब थोड़ा सा तुमको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। लेट्स से ना आपके सामने एक क्वेश्चन है इस टाइप का, तुमको एनडीपीएफसी दिया हुआ है, वो बोल रहा है तुम लोगों को फाइंड आउट करने का जी डी पी एमपी। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे चेंजेस किन किन चीजों के अंदर। सबसे पहले एन से जी हुआ, अरे सर एन से जी हो गया, ग्रॉस मतलब उल्टा, उल्टा बोले तो प्लस, प्लस डेप्री, सर डी का डी यार है, कोई चेंज नहीं है रे। एफ सी से एम पी, बॉस आगे जाना है, आगे जाना है, एफ से एम की तरफ बढ़ना है, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, एनआईटी प्लस करेंगे, और क्या आ गया फॉर्मूला, मतलब इसके अंदर अपन डेप्री प्लस करेंगे प्लस एनआईटी प्लस करेंगे। चलो आगे एक काम करते, तुमको एनआईटी का फॉर्मूला भी समझा ही देते साथ साथ। एनआईटी का फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस अगर सरकार की तरफ से आपको कोई भी प्रकार की सब्सिडी मिली है तो वो माइनस होता है। कितना याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ याद रहना तो चाहिए। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से कितना पैसा है, नेट मतलब फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब फीफा माइनस फीटा, याद रखेंगे फीफा माइनस फीटा, टू और फ्रॉम। नाउ लेट्स से आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल तुमको एनडीपी एमपी दिया हुआ है, नाउ यू आर सपोज टू गो टू द जीएनपीएफसी, सर इसमें भी चेंज, इसमें भी चेंज, इसमें भी चेंज, मतलब तीन चेंज हो गए, तीन चेंज मतलब देखो नेट से जी की तरफ मतलब प्लस डेप्रिसिएशन, उल्टा करो, डी से एन की तरफ, सर डी से आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, प्लस करो, एनएफआई प्लस करो, सर एमपी से एफसी कदम को पीछे बढ़ाना, कदम को पीछे बढ़ाना, पीछे मतलब माइनस एनआईटी। फॉर्मूला याद रखेंगे बहुत अच्छे से, समझ में आती है कहानी, बड़े आगे फिर तो। चलो तो बस ये चीजें यहाँ पे ज्ञान दिया हुआ, थोड़ा बहुत अलग अलग यहाँ पे मस्त एकदम वो दिया हुआ तुमको फॉर्मूला, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, रियल मैंने ये बता दिया। देश की अगर अपन बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्पोजिशन होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्म लोग बेचारे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर सर्विसेज, मतलब सोसाइटी से सर्विसेज लेते हैं, लेबर लोगों से कैपिटल वैपिटल लेते हैं, उनको बदले में कुछ वापस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी उन्होंने कमाया उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैक्टर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैक्टर इनकम, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि भाई मैंने इसका जगह भाड़े पे लिया, तो भाड़े पे लिया बॉस, तो जगह की वजह से मैं प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ, तो मेरे को इसको कुछ ना कुछ पेमेंट तो देना पड़ेगा, पेमेंट क्या दूंगा, रेंट दूंगा, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा रेंट के नाम। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, रेंट के नाम पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो फिर मैंने किसी को लेबर के तौर पर रखा है तो मैं उसको वेजेस दूंगा, मैंने किसी से कैपिटल उधार पे लिया मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा, एंटरप्रेन्योर मतलब मैं खुद, मुझे प्रॉफिट मिलेगा और क्या होगा, तो ये सब जब हो जाता है ना तब इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब तुमने प्रोडक्शन करा, तुमने अपना हिस्सा को डिस्ट्रीब्यूट करके अल्टीमेटली आना तो वो कहाँ पर, देश के अंदर ही आएगा, देश के अंदर आएगा मतलब वो डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज मतलब उसको वापस खर्च करेंगे, खर्च कहाँ करेंगे, फर्म्स के प्रोडक्ट खरीदेंगे और क्या, मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुमको सैलरी मिला, रिलायंस ने तुमको सैलरी दिया, तुमने रिलायंस का वापस जियो का रिचार्ज करवा दिया, तो कहीं ना कहीं पहले तुमको मिला
घूम के वापस रिलायंस के पास ही आ गए कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? रिलायंस, टाटा, टाटा के तुम एम्प्लॉय हो, तुमने टाटा से सैलरी लिया, काम वाम किया, टाटा की गाड़ी खरीद ली, वापस टाटा को मिल गया। तुमने टाटा से सैलरी लिया, टाटा का जूडियो का प्रोडक्ट खरीद लिया। तुमने टाटा से सैलरी लिया, टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी खरीदी, मतलब कहीं ना कहीं वापस टाटा का पैसा टाटा के पास ही चला गया। ये सब सर्कुलर फ्लो, इसी तो सर्कुलर फ्लो कहते हैं। जहां से जनरेट हुआ वहीं पे गोल घूम के वापस, जहां जनरेट वापस गोल घूम के, बस उसी से वो पैसा कमाता जाता है, कमाता जाता है, कमाता जाता है। तो सर ये तो होना ही चाहिए, तभी तो देश चलता है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पे आपको टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बताया है वैसे तो, मतलब फर्म और हाउस। इसके अलावा थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी होती है। थ्री सेक्टर के अंदर जनरली कौन कौन होते हैं बेटा? एक सरकार बीच में और आ जाती है, सरकार मतलब गवर्नमेंट और आ जाता है। फोर्थ सेक्टर भी होता है जिसमें आउट ऑफ इंडिया भी अब्रॉड भी आ जाता है, इसमें नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाता है। तीन प्रकार के मेथड होते हैं दुनिया के अंदर। वैल्यू एडेड मेथड होता है, ठीक है, पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड, पहले वही देख लेते हैं। वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड, वैल्यू ऐड क्या क्या चीज है? मार्केट वैल्यू, जो भी आउटपुट मार्केट वैल्यू लेस इंटरमीडिएट कुड भी, अगर तो कुछ आया जैसे माइक है, माइक को बनाने में कोई इंटरमीडिएट सामग्री लगा तो उसको माइनस करने का, डेप्रिसिएशन माइनस करने का, एनआईटी माइनस करने का, फैक्ट्री इनकम अब्रॉड वाला जो है ऐड करने का, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अरे हटना रे, बार बार आ जाता है। ठीक है, अभी आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे अपन, वैसे और भी चीज आएगी, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे पूरा ज्ञान व्यान बढ़िया दिया है तुमको। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। हाँ, जीएनपी, एनपी, 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 जीएनपी मतलब जीडीपी से जाना है। चेंज किसमें? सिर्फ एन में चेंज है। डी का एन हो गया, डी का एन मतलब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मतलब प्लस करने का, क्या करने का? एनएफआई। पीछे जाना है मतलब माइनस कर रहे हैं। एनएफआई का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितना है? बाहर से ओवरसीज सिटीजन की बात कर रहा है, ओवरसीज कंपेंसेशन मिला है एम्प्लॉय लोगों को, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हुआ, रेंट वेंट आया है, ठीक है, नेट रिटर्न अर्निंग आया, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे, चलिए। सो नाउ अगर फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें कि डोमेस्टिक इनकम जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, ठीक है। सबसे पहले प्राइवेट इनकम की अगर अपन बात करते हैं, देखो प्राइवेट इनकम में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपरली। प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to the private sector plus net factor income from abroad, national debt interest, current transfer from government plus other net transfer from the rest of the world। मतलब इन शॉर्ट पूरा का पूरा अपने लिए अगर चेक किया जाए तो कहाँ कहाँ से पैसा अपने पास आ रहा है। अब मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर उसने अपन को बोला एनएनपी एफसी निकाल के बताओ, एनएनपी एमपी, जीएनपी एमपी और जीडीपी एमपी, मतलब चारों चीज उसने पूछ ली है, तो ये कहा जाएगा, बाकी सब अपने आप ही आ जाएगा। तो सबसे पहले कभी भी ध्यान रखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना चाहिए? जीडीपी एमपी। एक बार जीडीपी एमपी निकल गया उसके बाद अपना सारा काम वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखने का, जीडीपी एमपी के लिए सारे प्रकार की जो इनकम्स है वो अपन को एक बार के लिए जोड़ना है। अब ध्यान से सुनना, जी है मतलब ग्रॉस, तो अपन को जोड़ना है ग्रॉस मतलब ये डेप्रिसिएशन। और जब भी एमपी दिया हुआ हो तब अपन को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को वापस एड बैक करना है, क्योंकि जब ये पहली बार निकलता है ना तो अल्टीमेटली ये जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब प्रॉफिट, ये जब भी होता है तब अपन को निकल के आता है एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ नेशनल, उसके अंदर डोमेस्टिक, ठीक है। उसके अंदर अपन को क्या कराना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आता है, तो उसके अंदर अपन को क्या करना है? ग्रॉस के लिए अपन को डेप्रिसिएशन को एड बैक करना है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि एमपी के लिए अपन को ये प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है, यहाँ पर अपन को ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है, रेंट, प्रॉफिट, ये सब। तो ये सारी चीजों को, ये जो कंजम्पशन ऑफ कैपिटल है इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन एक्चुअली, ठीक है। कंपेंसेशन एम्प्लॉइज 1000 रुपए, मतलब अब अपने पास क्या क्या चीजें हैं भैया? मेरे पास कंपेंसेशन एम्प्लॉइज 1000 रुपए, मेरे पास मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है 1100 रुपए, और मेरे पास ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है 2000 रुपए। आई हैव ईच एंड एवरीथिंग, नाउ आई विल जस्ट एडिट। सो अगर आप यहाँ पे चेक करो, नेशनल इनकम तीन प्रकार के मेथड होते हैं। सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है जिसके अंदर अपन लोगों को निकालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द इनकम, इनकम कितनी है, और लास्ट है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। तीन प्रकार से, आंसर तो सेम ही आना है तीनों के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो जैसे सबसे पहला वाला अगर अपन वैल्यू एडेड मेथड की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर अपन को मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन जो है माइनस एनआईटी जो भी है ये एनआईटी है पूरा पार्ट और प्लस एनएफआई अपन को क्या करना है प्लस करना है पूरा। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड से अपन को नेशनल इनकम पता चलेगी। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है ऑलरेडी सर्विसेज इम्प्यूटेड रेंट अगर फॉर एग्जांपल अपन ने अपने ही घर के अंदर अगर अपन रह रहे तो उसे कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट बिकॉज नॉट वी आर नॉट पेइंग अमाउंट टू एनीवन एल्स। अगर हम कहीं रहते हैं तो अल्टीमेटली अपन को रेंट देना पड़ता है तो इसलिए वो भी एड बैक होता है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर अपन ने कोई फॉर एग्जांपल के तौर पे गुड्स बनाया खुद के कंजम्पशन मान लो मैंने कैमरा बना लिया तो देश का आउटपुट में तो जुड़ा ही है तो उसको भी जोड़ना ही जोड़ना है। इसके अलावा ये सारी चीजें भी जोड़ी जाती है। इनकम मेथड मतलब देश में एक्चुअल अगर देखा जाए तो इनकम कितने प्रकार की वही रेगुलर जो इनकम होती है वही सारी क्या बोलते हैं सैलरी होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लस अगर अपने सारे फैक्टर इनकम्स अगर देखा जाए तो रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट ये सारी होती है। प्लस अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी अपनी इनकम है जैसे फीस जनरेट कर रहा है तो वो जोड़ देने का और एनएफआई जो है वो हो जाता है। ये सारी चीजें प्लस करनी होती है। एक्सपेंडिचर मतलब इसके अंदर सबसे पहले जीएफसी जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना सबसे पहले पीएफसीएफ होता है पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसी प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस अब समझा दो ये क्या क्या ये हाउस होल्ड ने जो खर्चा किया था वो वाला है। ठीक है, ये सरकारी जो खर्चा हुआ था वो वाला है। देश भर में जो एसेट्स जनरेट हुई थी ये वो वाली है। और अंत में नेट एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट जो अपन को मतलब बाहरी दूसरे देशों से जो अपन ने कमाया वो वाला है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स और बाकी ये सब जो नॉर्मल होता है वही है। यहाँ पे पूरा ज्ञान दिया हुआ है, आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या है उसके अंदर कंसेप्चुअल डिफिकल्टी ठीक है इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कहने से थ्योरी आगे डायरेक्टली। तो ठीक है, अब अपन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई ने अपन को बोला है कि भैया एनएनपी ये सब बाद में निकल जाएगा पहले जीडीपीएमपी निकाल लेते हैं। जीडीपीएमपी में लीजिए कैलसी है किसी के पास कैलसी लाए हो तो निकालो फटाफट। तो आगे एक दो क्वेश्चन और भी। तो सबसे पहले जैसे अपन को क्या करना है अगर अपन इनकम की बात करें सैलरी जुड़ती है ऑपरेटिंग सरप्लस जुड़ता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आती है पहले तो वो चेक करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में हर प्रकार की इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस में हर प्रकार की इनकम। अब इसमें डाउट क्या है इसमें ऑलरेडी ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट दिया वैसे ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आना चाहिए रेंट आना चाहिए इंटरेस्ट आना चाहिए प्रॉफिट आना चाहिए वेजेस आना चाहिए लेकिन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो आई एम अज्यूमिंग कि इस बार ये इंक्लूडेड होगा तो इसको नहीं ले लेते। 1000 सबसे पहले ये प्लस 1100। ठीक है, 1000 प्लस 1100 प्लस 2000 आई एम अज्यूमिंग कि वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, रेंट वाला जो पार्ट है। उसके बाद अपन को एमपी चाहिए एमपी तो मतलब अपन को एनआईटी जोड़ना पड़ेगा प्लस 450 प्लस अपन को जी चाहिए जी के लिए अपन को ग्रॉस जोड़ना पड़ेगा। ग्रॉस है बेटा कितने का 400 रुपए का मतलब डेप्रिसिएशन तो 4950 अपना अमाउंट बैठता है। तो दिस इज योर आंसर 4950। नाउ अभी थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना एक और बार वापस इसमें गलती बच्चा यहीं पे करता है वो गारंटी है वो रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट को जोड़ देगा। ये रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा हुआ है इसका मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, थोड़ा सा जीएनपीएमपी की अगर अपन बात करें जीडीपीएमपी प्लस एनएफआई। ठीक है, एन है एन मतलब नेशनल होता है। अभी अपन थे डोमेस्टिक की तरफ डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है अगेन तो एज आई सेड कि भैया एनएफआई को प्लस करना है। एनएफआई इसमें बोला हुआ है कि भैया वो तो ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस माइनस अल्टीमेटली आंसर में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर एनएनपी है तो अपन के पास जीएनपीएमपी है फिर अपन के पास एनएनपीएफसी है। एन मतलब नेट नेट मतलब अल्टीमेटली कुछ ना कुछ माइनस करेंगे माइनस क्या करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे आगे। इस टाइप से अपन को क्वेश्चन का आंसर निकालना रहेगा। ठीक है, अगला नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम एक बार बोला हुआ है इसको अपन पहले एक चैप्टर बीच का मैं दूसरा करवा रहा हूँ उसके बाद वापस इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, वे स्टार्टिंग विथ ये तो ठीक है तो नॉर्मल जो पहले पढ़ा दिया था वही है। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड का ये वाला ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन करा है उसका क्वेश्चन है। सबसे पहले सीओई फिर ऑपरेटिंग सरप्लस फिर मिक्स्ड इनकम ये वाला। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड में वही तीन चीजें पीएफसी जी जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जीडीसीएफ ये तीन चीजें जोड़ने का और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स जोड़ देंगे। मतलब कुल मिला के आपके एक तरह से देखा जाए तो चार चीज जुड़ने वाली। सबसे पहले पी एफ सी ई
GFC और उसके बाद GDCF। मतलब GDCF का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया था, GDCF का मतलब अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब असेट्स कितने की जोड़ी है आपने, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर। बाद में आते हैं थोड़ी देर बाद इसके ऊपर वापस, तब तक अपन एक बार बीच में दूसरा चैप्टर लेते हैं, इजी, ठीक है, आते हैं फटाफट। सो नाउ अभी फिलहाल अपन एक काम कर रहे हैं, यहाँ से देखो, यहाँ पे एक चैप्टर है जिसका नाम है मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट। सो नाउ अभी फिलहाल एक बार चैप्टर नंबर अपन ये वाला स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 8 है ये मनी मार्केट के ऊपर, सीए की बुक के अंदर। यूनिट नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर क्या क्या आने वाला है वो यहाँ पे आपको बता दिया है कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मीनिंग आएगा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, कि वो चीज है, ठीक है। इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा काम है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इनमें से डेफिनेटली 2-3 एमसीक्यूज आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक जो होती है वो देश के अंदर पूरा का पूरा मनी का जो सप्लाई होता है वो कंट्रोल करता है। मनी इन द सेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट करेंसी, मनी का मतलब बैंकों को रेगुलेट करना। देश के अंदर हजारों बैंकें ऑपरेट करती है, उन सभी का ऑपरेशन का जो काम, मतलब उसको पूरा का पूरा रेगुलेट करने का काम है आरबीआई का, और इस चीज के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। The use of monetary policy instrument which are at the disposal of the central bank to regulate the availability, cost and use of money head। सबसे पहला प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा क्या कारण है, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी क्यों करते हैं? पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की ग्रोथ उसी से होती है। प्राइस की स्टेबिलिटी रहनी जरूरी, क्योंकि प्राइस अगर मनी सप्लाई ज्यादा है और मनी सप्लाई कम है तो सर प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए हमें प्राइस स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो अपन को ये करना ही पड़ेगा। उसके अलावा ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ आउटपुट, ठीक है, मैक्सिमम लेवल अपन प्रोडक्शन का कितना कर सकते हैं वो वाला। ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट, देश भर में हाईएस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपन कितना मेंटेन कर सकते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से ही तय होता है। तो बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो, कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट्स है कि देश के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट रखना है, करेंसी नोट इश्यू करने हैं, देश के अंदर प्रॉपर क्रेडिट रहना चाहिए, क्रेडिट मतलब उधार का जो सिस्टम है प्रॉपर रहना चाहिए। बैंकों का काम है, किसका, आरबीआई का काम है पर्टिकुलरली। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, द प्रोसेस और चैनल्स थ्रू व्हिच चेंज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स द लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइसेस नोन एज मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। लर्न कर लेना। चार मेन प्रकार से मैकेनिज्म होते हैं, चार मेन प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं जिससे पूरा मनी सप्लाई रेगुलेट होता है। पहला इंटरेस्ट रेट चैनल, दूसरा एक्सचेंज रेट चैनल, तीसरा क्वांटम चैनल और चौथा है एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। चलिए आते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट रेट चैनल, ध्यान से सुनेंगे इसको। फाइनली कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का समझना पॉइंट को ध्यान से, कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा बाय इंटरेस्ट रेट चैनल। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब भी आरबीआई को लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पर देश के अंदर महंगाई को थोड़ा सा कम करना है, महंगाई को कम करना है, तो वो क्या करती है, रेटों को बढ़ा देती है, इंटरेस्ट के रेट बढ़ा देगी। जब इंटरेस्ट के रेट बढ़ाएगी तो लोग उधार कम लेंगे, तो लो बोरोइंग होगी, लोग उधार कम लेंगे बैंकों से। जब उनके हाथ में पैसा कम होगा तो स्पेंड कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो जो डिमांड है, ठीक है, बोरिंग, अरे पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, वो डिमांड खत्म हो जाएगी और अल्टीमेटली देश के अंदर आउटपुट थोड़ा सा कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट चैनल है। और बाकी जब उसको कम करना है, कॉन्टेक्स्टरी मतलब होता है कम, एक्सपांशनरी मतलब होता है ज्यादा। जब भी उसको ज्यादा करना है रिवर्स कर देगी इसके साथ, इंटरेस्ट रेट को जो बढ़ाना है बल्कि घटा देगी। जब घटाएगी तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा पैसा लेके आएंगे बैंकों से, बैंकों से जब ज्यादा पैसा लेंगे उनके हाथ में ज्यादा पैसा होगा, डिस्पोज ज्यादा करेंगे, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, मशीनें देश में बढ़ेगी, आउटपुट ज्यादा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा और अल्टीमेटली देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये होता है एक्सपांशनरी, ऑपोजिट कर देंगे। एक्सचेंज रेट, अरे एक्सचेंज रेट क्या है, मैंने आपको तब पढ़ाया तो याद करो, मैंने आपको बोला था भारत जैसे देशों के अंदर बल्कि डॉलर के सामने रुपए जो है जितने कमजोर होगा ना, वो अभी एट प्रेजेंट डेवलपिंग अपन इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर वो सस्ता हो गया, मतलब एक रुपए के सामने 1 रुपया हो गया, भैया हालत खराब हो जाएगी देश की। ठीक है, उसका कारण समझो तुम, देखो
Context appreciation of the domestic currency, domestically produced goods more expensive, exports fall, import increase, fall in output, और ऐसे देश के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हमारी करेंसी एप्रिसिएट होती है, एप्रिसिएट मतलब अपनी करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू, उसकी वजह से क्या होगा, डोमेस्टिकली जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो महंगे होते थे। कैसे होते थे समझा भाई, तो मैं एक्सपोर्ट अभी क्यों करते हो, क्योंकि तुमको डॉलर में पैसा आ रहा है, रेट ज्यादा है तुमको फायदा होता है। लेकिन ये उल्टा हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे रेट कम हो जाए तो मैं एक्सपोर्ट गिरा दूंगा, पहले करने के लिए एक्सपोर्ट करना ही नहीं मेरे को, रुपया तो एक जैसा है, रुपया और डॉलर तो एक जैसा हो गया, कम है पैसा कमाने वाला है, तो मैं एक्सपोर्ट कम कर दूंगी, इंपोर्ट बढ़ा दूंगा, क्योंकि बाहर से आया हुआ सामान मुझे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अभी अपन इंपोर्ट कम करते हैं, कारण क्योंकि भारत में सस्ता पड़ता है, बोले इंपोर्ट करने की कहाँ जरूरत कहाँ है। बाद में क्या होगा, अपन इंपोर्ट बढ़ा देंगे क्योंकि बाहर से सस्ता पड़ रहा है, इंडिया में बल्कि महंगा पड़ता है। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, भारत के इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली भारत के अंदर सब लोचे हो जाएंगे। ऑपोजिट इफेक्ट, एक्सचेंज रेट के अंदर अगर ऑपोजिट करेंगे मतलब रेट थोड़ा बल्कि और बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, तो तुम क्या करोगे, एक्सपोर्ट बढ़ाओगे क्योंकि पैसा ज्यादा है, और इम्पोर्ट कम करोगे, तो भारत वाले प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक अपने आप इफेक्ट बढ़ जाएगा। क्वांटम चैनल ये बैंक करती थी, आईआईटी बैंक करती थी। क्वांटम मतलब मनी का क्वांटम, मनी का जो लेवल है ना टोटल, इतना सारा पैसा, जैसे सीधी गणित है, तुम्हारे पास एक है 500 की 10 घड़ी, अभी तुम्हारे पास 500 की 10 घड़ी है, ठीक है, 5 लाख तुम्हारे पास पड़े हैं रोकड़ा, क्या करोगे तुम, 500 रुपये इधर का उधर हो जाए या खर्च भी हो जाए, तुमको फर्क पड़ना है अभी फिलहाल, 5 लाख रुपये पड़े, फर्क पड़ता है। क्वांटम बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही अगर तुम्हारे जेब में सिर्फ 500 के 10 नोट है, अब 500 का एक नोट भी अगर जावे तो तुम तो दुखेगा पेट में, दुखेगा सर, यही नहीं कहाँ बोर कहाँ चले जा गया। तो क्वांटम मनी सप्लाई जब सरकार रोक देते, बैंक रोक देगा मनी सप्लाई को ही, तुम्हारे हाथ में, कंज्यूमर के हाथ में पैसा ही नहीं आएगा, जब पैसा ही नहीं आएगा तो तुम खर्च कहाँ से करोगे, वही चीज है। डिक्रीज बैंक लेंडिंग तो डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, कट इन्वेस्टमेंट, फॉल इन आउटपुट, तुम्हारे हाथ में पैसा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आउटपुट गिर जाएगा, एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन डाउन कंट्रोल हो जाएगा। ये अगर तुम्हारे हाथ में भर भर के पैसा, भर भर के पैसा कब आता है, जब आरबीआई एसएलआर सीआरआर के रिक्वायरमेंट को कम करती है। अभी आरबीआई क्या करती है, एसएलआर और सीआरआर की रिक्वायरमेंट इन कराती है। एसएलआर और सीआरआर क्या होता है, एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई क्या करता है कि भाई फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 100 रुपए, आरबीआई ने बोला भाई इसमें से 40 रुपए तेरे को रखना पड़ेगा इन इंडियन रिजर्व, तो मैं मार्केट को कितना दिखाऊंगा, 60 रुपए, तुम्हारे हाथ में 60 ही आएगा। यही फॉर एग्जांपल आरबीआई बोले कि भाई 10 रुपए रख ले बाकी दे दो, अरे तुम्हारे तो 90 रुपए आ जाएंगे, 90 आएंगे तुम क्या करोगे, उड़ाऊंगा, धड़ाधड़ उड़ाऊंगा, सेविंग भी करोगे, सेविंग करके इन्वेस्टमेंट, लेकिन अल्टीमेटली बढ़ना तो आउटपुट ही देश का, अगेन इन्फ्लेशन बढ़ना ही धीरे धीरे करके लोचे, जब उसको कम करना है तब वो बढ़िया करता है काम। असेट प्राइस चैनल, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, बैंक इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट पेमेंट, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द बिजनेस, डिक्रीज प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट पेमेंट, फॉरेन। अरे सर ये क्या चीज है, इसको बैलेंस शीट चैनल भी कहा जाता है। तुमने बैंकों से उधार लिया है, जब तुम बैंकों से उधार लोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, तुम्हें बैंकों का ब्याज, अगर इंटरेस्ट उसने बढ़ा दिया तुमको बैंकों को क्या देना पड़ेगा, ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। जब तुम ब्याज ज्यादा दोगे तो तुम्हारा अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है बोरोइंग का, बोरोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो तुम्हारा महंगा पड़ेगा, मतलब उधार लेना महंगा पड़ेगा। जब उधार लेना महंगा पड़ेगा तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस धीरे धीरे गिर जाएगी, वैल्यू ऑफ द बिजनेस धीरे धीरे गिर जाएगी, समझा। तो जैसे 100 रुपये डिवाइड बाई 10% करूंगा तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस एक तरह से 1000 रुपये, 100 डिवाइड बाई 20% अगर हो गया ब्याज तो वैल्यू होगी सीधी 500 रुपये, फॉर्म की वैल्यू 500 पे आ जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, डिक्रीज इन द डिमांड, सब कुछ कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसे कहते हैं बैलेंस शीट चैनल। जब ब्याज बढ़ जाता है कंपनी को बड़ा दिक्कत, छोटा सा भी, छोटा सा इतना सा। अब इसके लिए उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने, कुछ इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और कुछ इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो बचपन से पढ़ता है सीआरआर, एसएलआर, डायरेक्ट क्रेडिट, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेट, ये ज्ञान बची। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, आरबीआई करता है, सब जानते हैं। सीआरआर सिंपल,
अभी जो मैंने बताया 100 रुपये तुम्हारे पास डिपॉजिट के तौर पे आए, बैंक को तुमने बैंक को जमा करा 100 रुपये, बैंक उसमें से 10 रुपये रखेगा, 90 रुपये बांट देगा। तो अब जैसे ही अगर सीआरआर की रिक्वायरमेंट बैंक में बढ़ा दी आरबीआई ने, तो उसको 20 रुपये रखने पड़ेंगे, मतलब मार्केट में उधार 80 दे पाएगा। जब 80 दे पाएगा तुम्हारे हाथ में पैसा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब हाई सीआरआर होता है तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है मार्केट में। जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, आउटपुट अपना गिर जाएगा, सस्ती पड़ेगी। जब देश के अंदर लोचे चल रहे, थोड़े गड़बड़ हो रही है बहुत ज्यादा, अब कोरोना चल रहा है, लोगों को पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब तो उस समय आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को कम, लोग लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, वो लोग क्या करेंगे, धड़ाधड़ लिक्विडिटी रहेगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसमें थोड़ी महंगाई बढ़ेगी कुछ समय के लिए, लेकिन लोगों के पास पैसा रहेगा एनी टाइम। सिंपल। एसएलआर इज डिफरेंट। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, रोकड़े में मेंटेन करना रियल में, और एसएलआर जो होता है रोकड़ा मेंटेन नहीं करना, रोकड़े जैसा मेंटेन करना। वी कैन मेंटेन इन गोल्ड, वी कैन मेंटेन इन फॉरेन एक्सचेंज, आप चाहो तो फॉरेन एक्सचेंज में मेंटेन करके रख सकते हो, आप चाहो तो सरकारी बॉन्ड्स खरीद सकते हो, तो वो भी एसएलआर की रिक्वायरमेंट में आएगा, क्योंकि सरकार है वो तो भागने से रही। तो आपको या तो कैश मेंटेन कर लो, या फिर गोल्ड मेंटेन कर लो, या फिर इवन सरकारी बॉन्ड्स खरीद के रख लो, एसएलआर की रिक्वायरमेंट आती है। और ज्यादातर सीआरआर नहीं होता, ज्यादातर एसएलआर का परसेंटेज हमेशा। सरकार को भी तो पैसा चाहिए होता है, तो सरकार अपने इंस्ट्रूमेंट बेच देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से। ठीक है, जब ये नहीं करोगे तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेंस जो मैंने बताया, सेम गणित, ऊपर वाली गणित है, नीचे भी वही है। अब आता है अगला, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। देखो, एक होता है रेपो, एक होता है रिवर्स रेपो। जो रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसे रेपो देते हैं। वह रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसे रेपो कहते हैं। रेपो का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आरबीआई मैं हूँ और तुम हो बैंक, मैंने तुमको लोन दिया 4%, तुम आगे अपना 3% चढ़ा के कस्टमर को दे दोगे 7% पे, तो मेरे को 4% दे दोगे, कस्टमर से 3% ये होता है रेपो। अब आरबीआई को लेट से देश भर में फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ब्याज बढ़ा देगा, मैं 4%, 5%, जब मैंने 5% जैसे ही किया, तुम 3%, तुम तो 3% ही चढ़ाओगे उसके ऊपर, तुम 8% पे दोगे, 8% पे जोड़ जैसे ही हुआ, कस्टमर खपा, बोले अरे साला ब्याज बहुत ज्यादा पड़ रहा है, नहीं चाहिए, बैंक से पैसा नहीं चाहिए, हो गया कंट्रोल देश में अपने आप, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, सब कुछ। तो रेपो के अंदर अगर इंक्रीज आएगा तो देश में कंट्रोल होगा। रेपो के अंदर डिक्रीज आ गया मतलब फायदा कस्टमर को। जब कस्टमर को फायदा होगा तो अल्टीमेटली वो लोन धड़ाधड़ ज्यादा लेगा, जब धड़ाधड़ ज्यादा लेगा तो पैसा ज्यादा आएगा, जब उसके पास पैसा ज्यादा आएगा वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा आउटपुट ज्यादा आएगा, सब कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। समझ गए? तो ये रिवर्स रेपो, उल्टा, द रेट एट विच आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम द, बोले ऐसे कैसे, आरबीआई पैसा लेता है भाई, लेता है, आरबीआई भी पैसा लेता है। कमर्शियल बैंकों के पास पैसा बहुत पड़ा है। सबसे सेफेस्ट दुनिया का इन्वेस्टमेंट जो उनके लिए है वो कौन सा, आरबीआई। जब चाहिए तब दे देगा आरबीआई वापस, तो वो अपना पैसा जो एक्स्ट्रा पड़ा है आरबीआई को दे देते हैं, तो रख। रेपो ज्यादा रहता है रेट आरबीआई का, जो रिवर्स रेपो का रेट कम होता है। रिवर्स रेपो मतलब वो आरबीआई ब्याज देगा, बल्कि देगा नहीं, देगा। अब इसमें बैंक को तब फायदा है जब ज्यादा ब्याज है, जब ज्यादा ब्याज आएगा तब बैंकों के पास पैसा ज्यादा रहेगा, पैसा ज्यादा देगा तुमको ज्यादा देगा। तो इसमें उल्टा है, ये इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। रेपो में उल्टा है, वो इंक्रीज होगा, आंसर डिक्रीज होगा। समझ के बात को मैंने क्या बोला वो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो ये वही है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, अल्टीमेटली रेट। अगर फॉर एग्जांपल देयर इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इंक्लूड पेनल रेट अबव रेपो रेट, इन कमर्शियल बैंक को फंड चाहिए होता है ओवर द अबव एलएफ, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, इट कैन बोरो बाय रिड्यूसिंग स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो अप टू लिमिट। मतलब देखो, आरबीआई को पूछेगा, ऐसे नहीं है, मन से नहीं करेगा। आरबीआई ने बोला एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा 20% कम से कम, मुझे अभी फिलहाल पैसों की जरूरत है, मेरे को तो देने का है लोगों को पैसा। आरबीआई को बोलोगे, देख आरबीआई थोड़े समय के लिए मेरे को समझ, एसएलआर मेरा कम कर दे। बोले कितना कम करना, बोले 10% कम कर दे। बोले क्या रीजन, इसके वजह सब कुछ पूछेगा, और उस समय वो मार्जिन आपका क्या करेगा, थोड़ा सा कम कर देगा।
मतलब अब आपका SLR 20% की जगह कितने पे आ गया, 10%। यू विल एबल टू गिव मोर लोन्स टू द पब्लिक। ये होता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, बहुत ठीक है, नॉर्मल है। ये क्या चीज, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। सो नाउ सेकंड जो स्कीम अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर दिया हुआ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल फॉरेन कैपिटल बहुत ज्यादा आ गई है स्कीम, सरकार को लिक्विडिटी को कम करना है, सरकार जाती है RBI के पास, थोड़ा पैसा चाहिए, जरूरत नहीं है, लेकिन केवल लिक्विडिटी को कम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे पास खाना बहुत सारा आ चुका है, इतनी सारी मिठाई आके बैठी है, मम्मी को पता है आज पूरा मिठाई खा जाएगा, इसको क्या है शक्कर ज्यादा हो जाएगी, पूरी पूरा खा जाएगा। मम्मी को खानी है नहीं, लेकिन फिर भी क्या करेगी, उसमें से आधी मिठाई ले लेगी अपने पास, बांट देगी किसी और को, आजू बाजू वालों को जाके, जरूरत है नहीं, खुद को चाहिए नहीं, बट ऐसा ले लेगी तुमसे कि तुम्हारा भला हो। बैंक गवर्नमेंट भी यही करता है। जब फॉरेन कैपिटल बहुत ज्यादा इन्फ्यूज हो जाता है भारत के अंदर, तो क्या होता है, RBI अपना पैसा जो है सरकार को दे देता है बोरोइंग्स के नाम पे। तो देश में पैसा नहीं है, पैसा कहाँ है, जिससे पर्टिकुलर सरकार के पास पड़ा है, बोरो, जिसे स्टेबलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। गवर्नमेंट बोरो फंड फ्रॉम RBI व्हिच इज एडिशनल बोरिंग टू नॉर्मल, जो नॉर्मल बोरिंग लेता है उससे ज्यादा लेता है एक बार। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, RBI अपनी सिक्योरिटीज सेल करता है, RBI की खुद की नहीं होती, गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को सेल करता है, सेल करेगा तो क्या होगा, तुम्हारी जैसे जनता पैसा लगेगी उसमें। अब बैंक उससे करा गया, उसने तुम्हारे हाथ से पैसा ले लिया उसने एक बार, तुम्हारा एक तरह से जिससे तुम्हारे जेब में 100 रुपये पड़ा था, पड़ा है पड़ा है पड़ा है, उसको जब तक पड़ा रहेगा तब तक तुम्हारे अंदर चुल मस्ती है, और फिर क्या करते हो, खर्च कर दो। तो फिर खर्च नहीं करवाना है, क्योंकि खर्च ज्यादा कर दोगे देश में इन्फ्लेशन बढ़ा देगा। RBI ऐसे केस में क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, मतलब सिक्योरिटी सेल करेगी। जब वो सिक्योरिटी सेल करता है तो अल्टीमेटली होता क्या है कि तुम्हारे हाथ से पैसा लेके उसने अपने पास रख लिया एक बार के लिए, तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं खर्च नहीं कर पाओगे, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाए, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, उल्टा है। और बैंक रेट, इट इज द स्टैंडर्ड रेट एट विच RBI प्रिपेयर टू बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर एलिजिबल फॉर परचेज। मतलब इन शॉर्ट समझ लो, एक तरह से समझ लो कि RBI का रेट, बैंक रेपो रेट टाइप समझ लो एक बार है अलग, बिल्स डिस्काउंटिंग के लिए होता है, फिलहाल के लिए तुमको समझना है एक बार के लिए, जैसे समझ लो जो रेट RBI देता है कमर्शियल बैंक से। ठीक है, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जैसे कुछ यहाँ पे ज्ञान व्यान दिया भाई, अपन को जरूरत नहीं फिलहाल। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन होता है, और ये 6 लोग होते हैं टोटल मिला के, याद रखना। कौन, RBI का गवर्नर होगा इसमें, RBI की डेप्यूटी गवर्नर होगा, वन ऑफिशियल और नॉमिनेटेड बाय द RBI, और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी। टोटल मिला के 6, एक RBI का गवर्नर, एक RBI का डेप्यूटी गवर्नर, और एक RBI का कोई व्यक्ति जो RBI का बोर्ड जो उसको रिकमेंड करे, और उसके बाद 3 सरकारी अधिकारी जो सरकार नोटिफाई करके भेज रही है। बस यही लिखा है, और क्या इनका काम, देश के इन्फ्लेशन जो भी होता है उसका देखने का, कम करने का, ज्यादा करने का, जो भी इनका काम वाम रहता है। रेपो रेट को तय करना, रेपो रेट को कम करना, ज्यादा करना। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है उसको असिस्ट करना, हेल्प करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब ज्ञान में पूरी ज्ञानबाजी करते हैं। इन छोड़ा देश के अंदर प्रॉपर एक सिस्टम बनाना जिससे देश के अंदर मॉनेटरी सप्लाई ना तो बहुत ज्यादा हो जाए ना बहुत ज्यादा कम हो जाए। अब आता है इसके बाद अगला, मनी का कंसेप्ट। मनी क्या होता है, ठीक है, मनी क्या होता है, मनी का मतलब मनी, और क्या, मनी का मतलब मनी, हर वो चीज जिससे आप कोई भी चीज का आदान प्रदान कर सकते हो, एक्सचेंज इन कंसिडरेशन ऑफ समथिंग। तुमको सर्विस चाहिए, तुमको सर्विस चाहिए, तुमने मुझे पैसा दिया, सर्विस मिल गया, खत्म, मनी। मनी का एक्चुअल मतलब होता है कि अपनी जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करके देना। तो कुछ कार्य दिए हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, और क्लासिकल थ्योरीज दी हुई है। सो मनी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इतना याद रखो। काम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करता है, कोई भी गुड सर्विसेज का के मीडियम, एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट इजी एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मनी फंक्शंस एज ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कोई भी चीज का कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू करना। ठीक है, मनी एक्ट एज ए वैल्यू ऑफ स्टोर, मनी एक्ट एज ए वैल्यू मतलब आपको स्टोर करके रखना, स्टोर भी कर सकते हैं मनी को, इकट्ठा करके रखना। मनी फ्यूचर के पेमेंट में भी आपको काम में आ सकता है, मतलब हर वो चीज जो मनी कर सकता है उसके बारे में भी है कि मनी क्या क्या कर सकता है।
मनी की बात करें तो कुछ खासियत है मनी की कि वो एक्सेप्टेबल होता है सब जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। दूसरा ड्यूरेबल है, ऐसा नहीं कि 10 साल पहले आ रहे हैं ये तो पुराना हो गया, ये 10 का तो पुराना हो गया, इसका वैल्यू नहीं। जैसे लैपटॉप 10 साल बाद बेचने जाऊंगा तो ये तो पुराना हो गया, वैल्यू नहीं। मनी को बेचने जाओ 10 साल बाद, बेचने मतलब खरीदने जाओ उसके बाद बेचो, तो उसका वैल्यू तो कम नहीं होगा। 100 रुपए का नोट आज से 10 साल पहले जितनी वैल्यू थी आज भी उसकी उतनी वैल्यू है एक तरह से। परचेसिंग पावर घट गया लेकिन वैल्यू तो है। दूसरा रिकॉग्नाइजेबल विदाउट एफर्ट्स, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कहीं पे भी चले जाओ, चाहे वो भाषा नहीं समझता हो लेकिन गांधी जी को समझता है बहुत अच्छे से। भाषा नहीं समझेगा, ही ऊ करता रहेगा, लेकिन तुमको ऐसे गांधी जी दिखाओ, हम्म, मतलब एक गूंगा आदमी पूरे देश भर में ट्रैवलिंग कर सकता है, चीजें खरीद सकता है सिर्फ गांधी जी के दम पर, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं, वो देखेगा खत्म। So, कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, कितना अच्छी चीज है, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, डुप्लीकेट नहीं बना सकते मनी को, बहुत स्केर्स होता है, ये तो बात सच है, ज्यादा होता तो लोचे हो जाते, लेकिन स्केर्स है, पोर्टेबल है, जहाँ पे जैसे ले जाना वैसे ले जा सकते, परचेसिंग यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, डिविजिबल है। सो डिमांड फॉर मनी, बस देख अलग अलग लेवल दिया हुआ है, तो डिमांड फॉर मनी अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। भाई तुम्हारी इनकम ज्यादा है, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, मनी भी ज्यादा ही आएगा तुम्हारा। प्राइस लेवल डायरेक्टली रिलेटेड, अगेन कुछ चीजें दी हुई है जो डायरेक्टली रिलेटेड, कुछ चीजें इन्वेस्टमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस लेवल, किसी चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है तो वैल्यू मतलब मनी का जो सप्लाई है वो भी बढ़ता ही जाएगा अपने आप, तो अल्टीमेटली बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों के पास पैसा रहेगा नहीं, और बढ़ जाएगा दाम डिमांड बढ़ने पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये उल्टा है, ये बढ़ेगा सप्लाई घटेगा, ये घटेगा सप्लाई बढ़ेगा, ये उल्टा है। रियल जीडीपी सब बता दिया। अभी थियरीज ऑफ डिमांड ऑफ मनी, अलग अलग ज्ञानी बाबा है तो ज्ञानी बाबाओं ने ज्ञानी बना दिखाया। क्लासिकल थियरी के अंदर क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, ये याद रखने का, केवल अंदर का इतना से याद रखो, क्योंकि एमसीक्यू में ये आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द क्लासिकल थियरी, तो याद रखो क्वांटिटी थियरी। दूसरा नियो क्लासिकल के अंदर कैम्ब्रिज वाले ने ज्ञान दिया, हु गिव द कांसेप्ट ऑफ द नियो क्लासिकल, तो कैम्ब्रिज अप्रोच। केनेजियन थियरी, केन्स जो था उसने ज्ञान दिया था। इन्वेस्टमेंट अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस, फ्राइडमैन रीस्टेटमेंट और ये सब चीजें। इसके अलावा क्वांटिटी थियरी जो मशीन मनी की है फिशर के द्वारा, उसमें याद रखो एमवीपीटी, एमवीपीटी टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, नहीं सॉरी, एम का मतलब होगा टोटल मनी इन सर्कुलेशन, बी का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी कितनी, मतलब वो कितनी बार रोटेट हो वो, प्लस एम डैश बी डैश इज इक्वल टू पीटी, पीटी इज इक्वल टू एवरेज प्राइस लेवल इनटू टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रन दिस फॉर्मूला, नथिंग एल्स, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पीटी। कर अंदर डिटेल में नहीं जानेगा। कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच के अंदर ये मार्शल, पिगो, रॉबर्टसन और केन्स ने दिया था कैश बैलेंस, आपको याद हो तो मैंने आपको उस समय समझाया भी था, ठीक है, एक बार याद करवाते वापस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई में था, किसमें था, थियरीज में था। सो नाउ अभी एक बार इसको बुक से अपन देखते हैं, ये वाला जो चैप्टर है यूनिट नंबर 1 के अंदर अलग अलग थियरीज जो मनी की है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ द मनी अपन ने देख लिया था, उसके बाद अपन ने कितने प्रकार के मनी होते हैं जैसे बता देता हूँ। मनी फॉर एग्जांपल गांधी जी जो रियल में अपने पास सही है, इसके अलावा प्लास्टिक मनी होता है, और इसके अलावा डिजिटल मनी होता है, अलग अलग प्रकार के मनी होते हैं आज के दिन। क्लासिकल थियरी सबसे पहले जो है क्वांटिटी थियरी जिसको अपन कहते हैं, वो एम बी इज इक्वल टू पीटी, वो याद रखो, इसका फॉर्मूला याद रखो, बाकी अंदर का ज्ञान कुछ मतलब नहीं। कैम्ब्रिज अप्रोच की अगर बात करें तो किसने दिया था, वो याद रखो कब दिया, 1900 में दिया था, मार्शल, पिगो और रॉबर्टसन ने दिया था, याद रखो। कैम्ब्रिज वर्जन के कहना ये था कि एम डी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी बैलेंस इज इक्वल टू रियल नेशनल इनकम मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस लेवल मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, नॉन इनकम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा दिया हुआ, फॉर्मूला याद रखो केपी1, केपी5, इसको याद कराने का तरीका बता देता हूँ। के केन्स हो गया, पी से पिगो हो गया, और वाई से अल्फ्रेड मार्शल हो गया। केनेजियन थ्योरी जो है इसको लिक्विडिटी भी कहा जाता है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि वो पूछते क्या क्या है, एमसीक्यू के अंदर ऐसा पूछेंगे, केन्स थियरी, केन्स थियरी
अरे केन्स थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। इसका दूसरा नाम क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। ये कब आया था और किसने दिया था? बोले केन्स ने दिया था, 1936 के अंदर दिया था। उसका कहना ये था कि लोग मनी को होल्ड क्यों करते हैं। तीन पर्पस होते हैं मनी को होल्ड करने के। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, मतलब कोई सामान वामान खरीदना, ये सब इसके लिए। दूसरा प्रिकॉशनरी, अपन को फ्यूचर में काम आएगा ऐसा सोच के भाई आज नहीं कल काम आएगा, कल को बीमार हो गया काम आएगा, प्रिकॉशन के तौर पर स्टोर कर करके रखते हैं। और तीसरा कभी अचानक कोई भाव फर्क मिल जाएगा, अचानक कोई कम पैसे का सौदा मिल जाए तो वहां पे काम आ जाता है स्पेक्युलेटिव मोटिव के तौर। तो प्रिकॉशनरी हो गया, स्पेक्युलेटिव हो गया, और अगला होता है ट्रांजेक्शन मोटिव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजेक्शन बैलेंसेस, पोस्ट केनेजियन थ्योरी जो आया था 1956 के अंदर और 1952 के अंदर बाउमोल और टॉबिन ने यह अप्रोच दिया था। have developed a deterministic theory of transaction theory for money known as inventory theoretic approach, in which money or real cash balance was essentially produced inventory held for transaction। मतलब अपन मनी को होल्ड करें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए। अंदर बहुत सारा पार्ट दिया हुआ है, एक बार अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्राइडमैन देखो, इसके अंदर सब में अपने वाले, इसमें जो चाहिए वो लिखा हुआ है, जितना चाहिए उतना लिखा हुआ है, बस उतना ही पढ़ के जाओ। ग्राफ आप ठीक है मत पढ़ना, चलेगा। जैसे इसके अंदर बाउमोल ने जो दिया था वो लिखा हुआ है पूरा का पूरा। बाउमोल यूज बिजनेस इन्वेंटरी अप्रोच टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। डिमांड ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, इंटरेस्ट रेट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसका ये कहना था लोग होल्ड ही मनी इसलिए करते हैं, ठीक है, if people hold money there is loss of interest, क्योंकि अगर मार्केट में लगा देते हैं उनको ब्याज मिल जाएगा। टू अर्न इंटरेस्ट दे हैव टू इन्वेस्ट मनी इनटू बॉन्ड्स। अगर उनको पैसा कमाना है तो अल्टीमेटली उनको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो बॉन्ड के थ्रू पैसा कमा सके। उसके बाद ये वेल्थ, फ्राइडमैन रीस्टेटमेंट टू द क्वांटिटी थियरी, वेल्थ, प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। डिमांड ऑफ मनी इज फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ। पीपल डिमांड मनी टू क्रिएट वेल्थ। नॉर्मल सी चीज है। फ्राइडमैन का ये कहना था कि लोग मनी इसलिए चाहते हैं कि उनको वेल्थ को क्रिएट करें। सेकंड, प्राइस लेवल ऊपर नीचे होता रहता है मनी की वजह से। इंटरेस्ट रेट और तो इन्वर्सली है, इन्वर्स मतलब उल्टा है, इन्फ्लेशन है वो भी उल्टा है, ठीक है। डिमांड फॉर मनी विल बी लेस, ठीक है, if inflation is high, demand for money will be high if inflation is less, ठीक है। अब यहाँ पर डिमांड फॉर मनी इज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। टॉबिन का कहना है लोग होल्ड करते हैं मनी को, ठीक है। अ पर्सन कैन होल्ड मनी और ही कैन इन्वेस्ट हिज मनी। दो फैक्टर जो होते हैं कि भाई हाउ मच ही शुड इन्वेस्ट एंड व्हाट अमाउंट ही शुड हेल्ड विद, उसको रखना कितना है, ये कितना है। देखो सिंपल गणित है इसके अंदर, रिस्क और रिटर्न वो दोनों चेक करें। If returns are high, he will invest it. If returns are less, he will not invest it. If the risk is high, he will not invest. If the risk is low, he will invest. मतलब ये दो concept रॉबिन ने बताए थे मनी के लिए। If you invest money in the bond, he can earn interest, but there is a risk of in investment because there is a price volatility. It means return attached with risk. If the people hold money with him, there is no return, but there is no risk of price volatility. ठीक है, मनी सप्लाई यूनिट नंबर 3। एक बार चेक कर लेते हैं बुक के अंदर भी कुछ खास है क्या। अब इसके आगे कंक्लूजन आ गया यहाँ पे, तो सीधे डिस्कार्ड। यहाँ पर हम चलते हैं अगले, मॉनेटरी पॉलिसी। ये वही जो मैंने अभी बताया था एसएलआर सीआरआर वाला जो चैप्टर है वही है ये। इसको बंद करते हैं, ये सारा बंद करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें लर्न करनी है एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई ये चीज आपको लर्न करनी चाहिए। बस भाई सबसे पहले आपको मनी सप्लाई की अगर अपन बात करें, मनी सप्लाई ये सब ठीक है, हटाओ इसको, ये वाला चीज है आपके अंदर।
आरबीआई के हिसाब से 4 अल्टरनेटिव सबसे पहली जो कहते हैं ना कि भाई फटाफट एकदम M1, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर तुम बात करें लिक्विड फटाफट फटाफट, तो सबसे कम लिक्विड M4 के अंदर। टाइप्स ऑफ मनी कह सकते हो इसको, ठीक है। मनी सप्लाई के मेजर्स जो है वो 4 M1 M2 M3 M4। करेंसी नोट्स जो पब्लिक के पास है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों के अंदर पैसा पड़ा हुआ है लोगों का। अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, आरबीआई का भी कोई भी पैसा है तो सारा पैसा, ठीक है। पब्लिक का सारा पैसा, आरबीआई का सारा पैसा। M2 के अंदर M1 तो आएगा ही आएगा पूरा का पूरा, प्लस इसके अलावा सेविंग डिपॉजिट जो बैंकों के मतलब पहले क्या करते थे गांवों के लोग, बैंक तो थी नहीं तो वो पोस्ट ऑफिस में अपने अपने खाते खुलवा के रखते थे, वहां पे सेव करते थे। एक्चुअली मनी का पार्ट तो वो भी है, लोगों का पैसा तो वहां पे भी जमा है बैंक के अलावा, इसलिए उसको जोड़ा जाता था M2 की थ्योरी के अंदर। M3 की थ्योरी की बात करते हैं, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। नेट टाइम डिपॉजिट्स हुआ मतलब एफडी एफडी है। अब एफडी तो लिक्विड तो है नहीं, 10 साल बाद 5 साल बाद मिलेगी, बट है तो मनी का ही पार्ट है, इसलिए उसको M3 में डाला। अरे M4 की बात करते हैं, M3 तो आ ही जाएगा प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट, मतलब वो भी है पोस्ट वाला पूरा। मतलब इसमें सबसे हाईली लिक्विड ही है, फटाफट पैसा आज के याद रखें। सबसे कम लिक्विड M4 क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले के पास है, एफडी में पड़ा तो आने वाला है नहीं, अभी आएगा पता नहीं कब, जन्म बाद होगा। हाई पावर्ड मनी डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, एक हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए पड़े, ठीक है। बैंक ने फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए बैंक को दिए, मैंने बैंक को 100 रुपए दिया कि देखो यहाँ से, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर कंसेप्ट। बैंक है वो 100 रुपए, बैंक उस पर 20% काट के 80 रुपए डिपॉजिट दे देगी वापस। ये 80 रुपए आज नहीं तो कल घूम कर अल्टीमेटली किसके पास आएगा, बैंक के पास ही है। बैंक वापस 20% अपना एसएलआर मेंटेन करने के चक्कर में 64 काट कर लोगों को दे देगी, फिर ये 64 वापस आएगा, फिर बैंक काट के दे देगी, फिर वापस आएगा, फिर बैंक काट के दे देगी। तो अल्टीमेटली वो रुपए 100 ही है, तो घूम कर कितनी बार बन के 5 बार बनेंगे। कैसे बनेंगे, 1000 का 5000 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मैंने 20% का रिक्वायरमेंट माना। कभी भी याद रखो मनी मल्टीप्लायर आता कैसे, 100 डिवाइड बाई जो रेट है ना एसएलआर का, वो डिवाइड करते हैं 100 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लायर। यही अगर वो 10 हो जाए तो ये 10 टाइम हो जाएगा, मतलब 100 का 10 गुना 1000। घूम के आएगा वापस आएगा, घूम के आएगा वापस आएगा, घूम के आएगा वापस आएगा, ऐसा होता है। वी विल चेक इसके अंदर कुछ खास है क्या। ठीक है, वही M1 M2 बताया है। मनी मल्टीप्लायर जो मैंने बताया, मनी सप्लाइड बाय मॉनेटरी बेस, 10%, 5%, 20% जो भी। M1 निकाल के बताना, इस टाइप का एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। M1 में क्या क्या मतलब पब्लिक के पास जो पैसा है वो, पब्लिक के पास जो पैसा है वो आएगा, यस सर आएगा। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक बिल्कुल आएगा, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट दोनों आते हैं। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट नहीं, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड मतलब ऑन डिमांड, जब चाहिए तब पैसा, टाइम मतलब फिक्स्ड टाइम। अदर डिपॉजिट नो, सेविंग बैंक नो, ठीक है। क्या क्या जुड़ना है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स और, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, कि बैंकों ने भी तो रखा हुआ है कहीं ना कहीं। अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, तीन जोड़ दो कितना आ रहा है, 90 प्लस 2 90, 2 80, 570, 570 M1 आ जाएगा इस तरफ से। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर भाई बोल रहे तो कर देते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्रेडिट मल्टीप्लायर इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 10% है, 12.5% पर एवरी वन। अरे क्या है, ठीक है, 100 डिवाइड बाय 12.5, 8 टाइम्स खत्म। लाख का 8 लाख हो जाएगा, 8 लाख 10 लाख हो जाएगा, 10 गुना है। मैंने बोला ना, रेट जितना ज्यादा मल्टीप्लायर उतना कम। ठीक है, बस वही चीजें लिखी भी रहेगी। भाई बोल रहे करेंसी
कैलकुलेट द करेंसी विद द पब्लिक। क्या है यार, ये चिंदी सवाल पूछने लगते हैं ये लोग, ऐसे सवाल पूछते हैं। देखो सर्कुलेशन में जो नोट्स है वो आएगा, सर्कुलेशन में जो रुपए के कोइन है वो आएगा, सर्कुलेशन स्मॉल कोइन है। कैश ऑन हैंड विद बैंक, अरे बैंक के पास वो नहीं है, उसको माइनस। बाकी सब तो पब्लिक के पास है, तो पब्लिक ये तो बैंक के पास है, पब्लिक के पास पूछ रहा है तो माइनस कर दो, खत्म। मतलब इन शॉर्ट चिंदी चिंदी सवाल पूछते हैं, ज्यादा दम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मनी सप्लाई का चैप्टर होता है यहाँ पे, सब खत्म। अभी अपना एक देखो, अब अपना इंडियन इकोनॉमी को लेके जल्दी चलो फटाफट। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 10। इंडियन इकोनॉमी, अरे यार ये तो वो वाला मतलब क्या है, हिस्ट्री क्या हुआ था क्या हुआ था, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस एरा एक तो है 1947 में भारत आजाद हुआ था, उससे पहले क्या हुआ, पहले बहुत हालत खराब थी भारत की ओर से। हालांकि इंडिया, बात किया जाता है मेडिकल पीरियड इंस्टीट्यूट में, इंडिया बहुत पैसे वाला था, ठीक है। इंडिया के पास खूब पैसा था, सेल्फ रिलायंट था, सक्षम, ठीक है, आत्मनिर्भर जिसको अपन कहते हैं। तो पहले की बात अलग थी। उसके बाद भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया था। कब आया था, याद रखेंगे 1757 से 1858 के बीच में। 1757 से लेकर 1858 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या आया था भारत के अंदर, रूल है ये, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। अच्छा ये जो यूनिट्स है ना, कभी जैसे 10 मार्क का मैंने बोला, यूनिट को भी इक्वल डिवाइड करें, जैसे 5 यूनिट है 2 मार्क्स सब में से, 3 यूनिट है 3 3 4 4 मार्क के सब में से, एवरेज मेंटेन करता है इक्वली। सारे चैप्टर में बोला इक्वल, एक्सेप्ट इक्वल। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया 1858 से 1947 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना अपन को। उस समय भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी इन लोगों ने, ठीक है। भारत को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती थी, बेचारा बाहर से लेके आता था। इंडिया के एक्सपोर्ट जो होते थे उसको हाई टैरिफ लगाते थे, इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर हाई टैरिफ, एक्सपोर्ट के ऊपर हाई टैरिफ और इंपोर्ट के ऊपर लो टैरिफ। समझे इसका मतलब, समझे क्या होता है। एक्सपोर्ट के ऊपर हाई टैरिफ लगेंगे, मतलब भारत का जो पैसा यहाँ से गया, भारत वाले से लूट लिया, इंपोर्ट के ऊपर लो टैरिफ है, तो अब ये बेचारा इंपोर्ट करता है, लो टैरिफ के लालच में करते, तो बैंक वहां से पैसा मंगाएगा, कहां से, ब्रिटेन से ये लोग सामान मंगाते हैं। लो टैरिफ है, सस्ता पड़ रहा है, पहले भारत वालों से महंगा पड़ेगा तो बाहर से मंगाते, तो वो पैसा नहीं लेके चलते। मतलब पहले तुमसे एक्सपोर्ट का टैक्स के नाम पे लेके गया, और फिर तुम्हारा इंपोर्ट जब करे तो तुम्हारा पूरा पैसा लेके चला गया, ताकि तुमको आकर्षित करने के लिए टैक्स है नहीं, इंपोर्ट पे ले लेना भाई, तुम लोग बनाने की स्कीम दे पड़े, ठीक है। हाँ ये जरूर थी, उन लोगों ने जो चीजें बनाई थी वो बहुत ड्यूरेबल बनाई। ब्रिटिश के वक्त एक ही चीज अच्छी थी, उन्होंने जो चीजें बनाई वो ड्यूरेबल बनाई। मतलब आज भी कई जगह पे जो रेलवेज है उसके ब्रिजेस जो बने, ब्रिज तो अब रेलवे के ही है अभी, मतलब ब्रिटिशर्स वो आज भी टकाटक है। और अपन जो बनाते हैं वो एक बार ही जाते हो, उन्होंने तब बनाया था वो एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज, ठीक है, बहुत हालत खराब थी, इलिटरेट लोग थे भारत के उस वक्त। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बता रहे, पुअर थे ज्यादातर। हमारी सोसाइटी के अंदर हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा थी। हेट्रोजेनिटी मतलब क्या, अमीर गरीब अलग अलग कैटेगरी के लोग, अमीर गरीब प्लस जेंडर डिफरेंस हमारे देश में बहुत ज्यादा था, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे हमारे, मैनी ग्रुप्स, ठीक है। लिटरेसी रेट 18% थी। लिटरेसी किसे, वो भी लिटरेसी किसे कहते हैं, दूसरा अपना नाम लिख सकता है, लिटरेट पढ़े लिखे थे। India's poverty was not just in terms of income but also in terms of human capital। हमारे पास रिसोर्सेज के नाम पे और इनकम के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, बल्कि ह्यूमन कैपिटल था वो भी गया भी था, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जो था वो भी गया भी था, मतलब लोगों की क्या हालत थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल, एक व्यक्ति कितना जी रहा था 32 साल। अभी मेरे को समझ नहीं आता अपने बाप दादा क्या बोलते हैं, पुराने जमाने के लोग 100 100 साल जीते थे, 100 साल है ना, और ये लोग बोलते हैं 32 साल, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना। आप बल्कि मेरे को तो अभी उल्टा लग रहा है, अभी 32, सरकार के हिसाब से अभी 67 है, सरकार के हिसाब से अभी 67 है। तो मेरे को तो थोड़ा ऐसा कुछ लग रहा है कि उससे 32 कैसे, किस ऑन व्हाट काउंट उन्होंने एवरेज निकाला। मेरे को लगता है जो गरीब गरीब छोटे छोटे थोड़े बहुत मर गए उसका निकाल के लिख दो 32, हमने डेवलपमेंट किया 32 का 64 कर दिया, पता नहीं। बट उस समय भारत की एक्सपेक्टेंसी बल्कि ज्यादा थे। अपन भी सुनते हैं कि पुराने जमाने के लोग बल्कि गांव में रहते थे, गांव में रहते थे, खाते देसी थे, मेहनत देसी करते थे, और अल्टीमेटली वो जीते जाते थे 100 100 साल तक, कुछ नहीं होता था, टकाटक एकदम स्टील बॉडी रहती थी पूरी।
ठीक है, उसके बाद कुछ ज्ञान व्यान दिया हुआ थोड़ा सा तुम लोगों को, थोड़ा पढ़ना है सर। थ्योरी के मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई नींद में से अपन एक ऐसा पढ़ रहे हैं, चलो अखबार पढ़ते वैसा पढ़ लेंगे। एरा ऑफ रिफॉर्म्स के बाद 1991 के बाद 1991 के बाद भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, जिनको अपन एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये हुआ करता था कि भाई पहले क्या होता था भारत के अंदर, अगर आपको कोई धंधा स्टार्ट करना है तो उसमें चप्पलें गिर जाएगी लेकिन धंधा स्टार्ट नहीं करना। सरकारी डिपार्टमेंट इतने ज्यादा बेकार थे कि वो तुमको परमिशन नहीं देते, रूल्स बहुत ज्यादा कड़क थे, स्ट्रिंजेंट थे, तो हो ही नहीं पाता था। तो वो बड़े बड़े हाथियों को ही वो लोग क्या है लाइसेंस देते। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, आपका लाइसेंस वाइसेंस की रिक्वायरमेंट हटा दी, फटाफट धंधा चालू करो, कुछ दिक्कत नहीं, सरकार आके उंगली नहीं करेगा। प्राइवेटाइजेशन मतलब ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन करते हैं, मतलब निजी करते हैं जिसको अपन कहते हैं। भाई पब्लिक सेक्टर के हाथों में ज्यादातर, एक्चुअली पहले के समय में ज्यादातर जो कंपनीज थी पब्लिक सेक्टर के हाथों में थी। धीरे धीरे इसको कम करके क्या करते हैं, प्राइवेट के हाथों में करना शुरू करते हैं। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा वर्ल्ड हैज बिकम द ग्लोबल विलेज। कहीं से भी इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना है हमें, एक्सपोर्ट करना तब तो बहुत ज्यादा है, मतलब तुमको एक काम करो कि एक्सपोर्ट का 100 का माल, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम 110 में एक्सपोर्ट करो तो 10 में हमारी तरफ से जाओ, तुमको बेनिफिट, ऐसा कोई टैक्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये एक्सपोर्ट के लिए सरकार ने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू करा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये जो मैंने बताया जस्ट अभी वही है। फिस्कल रिफॉर्म्स के बाद फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो आए थे भारत के अंदर, स्टेबल और ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर आया था, बेटर टैक्स कंप्लायंसेस आ गए थे। सरकार का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर जो था धीरे धीरे उन्होंने कमी करी थी पर्टिकुलरली, ताकि देश का भला हो सके। ठीक है, बाकी तो क्या है, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट के अंदर थोड़े सेबी का गठन हुआ था 1988 के अंदर। उसके बाद उसको तो लीगल मान्यता दे दी थी 1992 के अंदर। सेबी जो रेगुलेट करता था, पूरा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म रखता था और है पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के मुद्दे में। मतलब इनका कहना ये है कि भारत ने बहुत कुछ अच्छा किया था। जीडीपी की ग्रोथ रेट बता रहे हैं कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट है, सिर्फ 2020 में माइनस में थे, बाकी तो दे देखो मस्त एकदम टकाटक ग्रोथ है हमारा। उसके बाद हमारे देश में एक नीति आयोग नाम से खोला गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखना, नीति, और नीति का फुल फॉर्म था नेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग लाते कहाँ से ऐसे वर्ड, अ बोल्ड स्टेप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 64 साल बाद प्लानिंग, एक्चुअली पहले प्लानिंग कमीशन नाम था, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर नीति आयोग रखा गया। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन था, जो पंचवर्षीय योजना नहीं बना था 5 ईयर प्लान, वही उसी को तो प्लानिंग कमीशन कहते हैं। तो उसका नाम चेंज करके नीति आयोग करा गया था, तो याद रख लेना। इसके बाद प्राइमरी सेक्टर के ऊपर पहले उस वक्त में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, धीरे धीरे अभी कम दे रहे, क्योंकि अल्टीमेटली भी और समझ गया प्राइमरी के भरोसे अपन का देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा देश आगे बढ़ेगा सेकेंडरी के वजह से और सर्विस सेक्टर की वजह से, क्योंकि जितने भी डेवलप नेशन है दुनिया के अंदर वो सारे सेकेंडरी और टर्शियरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। सेकेंडरी का मतलब इंडस्ट्री बेस्ड, जो जो इंडस्ट्रीज होती है उसके ऊपर। ये तो ज्ञान है, अब ये ज्ञान तो तुम कितना ही कर लो, ये लर्न तो होना नहीं है कि इतने समय में इतना प्रोडक्शन आया था, ये तब किया था, ये तो लर्न होने वाला है नहीं। वो तो क्या होगा, उस पर कुछ नहीं कर सकते, इतना ही है। ठीक है, तो तीसरा नंबर चैप्टर खत्म हुआ, 8 नंबर खत्म। 6 नंबर, अरे 6 नंबर तो बाकी थोड़ा सा, चलो शुरू करते वापस 6 नंबर पे आते वापस। ठीक है, इनमें से सबसे आसान चैप्टर दो ही है। एक 7वां नंबर आसान है, कुछ ज्यादा दम नहीं है, 7वां नंबर बेसिक थियरी है। और एक 10वां नंबर है, बहुत ज्यादा आसान है। 8वां नंबर भी आसान है, ठीक है, ओके है, मतलब कोई ज्यादा टफ नहीं है। 9वां नंबर थोड़ा ठीक है, इंटरनेशनल वो टाइम खा जाए। तो बाकी यहाँ पर अपन ने थोड़े बहुत फॉर्मूलाज वॉर्मूलाज देखे थे। एंड यहाँ पे एनएनपी एट एमपी बोला है, तो भाई उनको पता है क्या क्या जोड़ने का, जो भी अमाउंट जुड़ सकता है खर्चे के नाम पर वो सारा का सारा जोड़ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ही समझ आएगा, ऐसे समझ में आने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस जस्ट अभी बताया था क्या क्या जोड़ने का, चला गया। उसके बाद क्या है, जैसे अलग अलग आपको क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, तो इसके अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और कुछ याद नहीं रखना है। जैसे इसमें पीएफसी, ये पब्लिक, ये हो गया गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है वो प्लस माइनस करना है। ठीक है,
और अल्टीमेटली उसने क्या पूछा, NNPFC, एन मतलब नेशनल, नेशनल मतलब नेट, सॉरी नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, नेशनल मतलब NFI प्लस करोगे, और क्या पूछा FC, FC बोले तो अपन को NIT को माइनस करना है, ठीक है। बस यही चीजें इन्होंने दी हुई है, तो अपन को प्लस माइनस करके क्या करना है, ये फॉर्मूला बनाना है, GDP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस ये माइनस NIT, ये इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा। जो मैंने फॉर्मूला बताया तो वही है, ठीक है, जो फॉर्मूला बताया तो वही है, आपको प्लस करना है, वो ध्यान रखना है कि मुझे प्लस करना क्या क्या, ठीक है भाई। आप पूछ रहे GDP FC, अब GDP FC के अंदर आपको सबसे पहले उसने दिया क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अरे दिया तो दिया, GNPFC दे दिया उसने, GNP अपन को चाहिए GDPFC, समझ क्या इधर भी, GNPFC दिया हुआ, अपन को चाहिए GDPFC, मतलब जी सेम है, FC सेम है, मतलब डी और डोमेस्टिक, अभी एन है, एन से डी की तरफ जाना है, एन आगे होता है डी पीछे होता है, मतलब पीछे जाना है, माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसने इतना ज्ञान किस चीज का दिया, NFI है इसमें, 2 है, फैक्टर इनकम 2 अब्रोड, डायरेक्टली दिया, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं। सब जोड़ के उसने तो पूरा नया निकाला है, GDPFC सही तरीके से निकाला है, मतलब ये शायद गलत है ऐसा, ये FC वाला गलत है, इसने नया निकाला है, NDPFC एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, मतलब वही इनकम मेथड से प्लस करा है, ये एक प्लस किया, फिर एक दो तीन प्लस किया, ऑपरेटिंग सरप्लस, कभी भी ध्यान रखो, फॉर्मूला भी जस्ट आपको बताया थोड़ी देर पहले, इधर ये देखो, ये GNPFC मेरे को वैसे तो दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से डायरेक्टली इससे अगर अपन निकल सकता है तो निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। उसने गॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा है, तो GDPFC का जो फॉर्मूला है, इनकम मेथड से अगर अपन जाए तो ये प्लस होगा, ये तीनों प्लस होंगे, ठीक है, और ये कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस माइनस नेट अल्टीमेटली अपना कितना होगा, 6100 करोड़, ये लोग बता रहे हैं। उसके बाद जो अपन को माइनस प्लस करना है, ये इतना GDPFC निकला है, अपन को निकालना है GDPMP, MP बोले तो FC से MP की तरफ जाना है, मतलब F से M की तरफ जाना है, मतलब प्लस करना है NIT, ठीक है, ट्राई करके देखना एक बार, हो तो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बार। उसके बाद ये जो पब्लिक फाइनेंस नंबर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, तो बॉस इसमें सिर्फ थियरी है, मतलब कैसे पैसा आता है कैसे पैसा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए, रूल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहेगा, ये बेसिक चैप्टर है, गवर्नमेंट का रूल क्या रहता है, नेशनल डिफेंस को चेक करें, सिर्फ थियरी, इसको तो आप, मैं बोलता हूँ जैसे इसमें एक है, इसको तो आप सिर्फ ये इससे कर लेना ना तो भी हो जाएगा, तो चलिए शुरू, ये शुरू करेगा, एक बार ये वाला चैप्टर चालू करें पहले, चैप्टर नंबर 4, इंटरनेशनल ट्रेड, कौन सा चालू करें बोलो, ट्रेड चालू करें या चैप्टर नंबर 2 चालू करें, फिस्कल पॉलिसी, 2 चैप्टर बाकी है, कितना हुआ भाई, हम देखते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट जो टॉपिक अपने हाथ में वो अपन ले रहे हैं, वो है इंटरनेशनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 9, ये मिला के 5 यूनिट है, मजेदार चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी, हर चैप्टर में से करीबन करीबन 2 मार्क का आएगा, तो ठीक है फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई ने पूछा इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, कैसे इंटरनेट ट्रेड से मतलब इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल नाम से ही पता चल रहा है, एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में आपस में जो ट्रेड होता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इंटर मतलब भारत की सीमा रेखाओं के अंदर, इंटरनेशनल मतलब भारत की सीमा रेखाओं के बाहर, ठीक है, बिटवीन कंट्रीज, खत्म यहाँ पे हो गया। इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, सबसे मेन होता है करेंसी, क्योंकि हर देश की करेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है, हर देश की जो करेंसी वो अलग अलग है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हर देश के कानून अलग है,
वहां पे भी लोचे हो जाते हैं। हर देश के रेस्ट्रिक्शंस अलग होते हैं, हर देश के डॉक्यूमेंटेशन अलग होती है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ना जरूरी है। क्रिटिकली एग्जामाइन द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर एंड अगेंस्ट मतलब मेरिट्स, पहले मेरिट्स फिर बोलते हैं अगेंस्ट मतलब डीमेरिट्स। इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे बहुत है सर, ये हमारे स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवा सकता है, हमारे देश की एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। दूसरा, ये उन कंपनीज को क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव एज देता है जो पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहती है। प्लस बेनिफिट एक्सटेंडेड डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे आज आपके पास चाइना का लेबर है, भाई दुनिया का सबसे एफिशिएंट लेबर है, उधर आप जाके काम करवाओ उनसे। प्लस कुछ जगह पे आप लोग जैसे छोटी कंट्रीज है, गरीब गरीब, वहां पे 16-16 घंटे लेबर से काम कर, अल्टीमेटली बिजनेसमैन को सस्ता ही पड़ रहा है। हालांकि ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे, लेकिन फिलहाल बिजनेसमैन को सस्ता पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड बेनिफिट्स अपन को मिल पाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन बेस, क्योंकि अगर अपना जैसे चाइना अकेले सिर्फ चाइना का माल नहीं बना रहा है, पूरे वर्ल्ड का माल बना के दे रहा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बनाता है तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ यूनिट पर यूनिट कम पड़ जाती है, तो वो सही है। नए नए एक्सेस अपन को, नया नया मार्केट मिलता रहता है, जिससे हम लोग इनपुट आउटपुट बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। कुछ डिमेरिट्स भी है। सबसे पहला, अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग जो है क्या बोलते हैं, लेबर की बार्गेनिंग पावर अलग अलग होती है। हर कंट्री के अंदर अंडर प्रिविलेज जो कंट्रीज है बेचारी, उसको एक्सप्लोइट किया जाता है। एक्सप्लोइट मतलब उसके साथ बहुत लाचार तरीके से काम करा जाता है, बहुत गरीबी तरीके से, तो वहाँ पे ये सब गड़बड़ है। प्लस कई जगह पे करप्शन इससे और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मेन आपका फोकस इंसानों पे नहीं है कि भैया इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नो, प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट ड्रिवन होता है, वहां पे थोड़ा सा एक दिक्कत वाला काम हो जाता है। ठीक है, आपस में अपन सोचते हैं एक देश से दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो अपने रिलेशन अच्छे होंगे, रिलेशन कई बार अच्छे नहीं बल्कि राइवल बन जाते हैं एक दूसरे के। जैसे इंडिया और चाइना आपस में क्या राइवल है, पहले आईफोन जो है वो चाइना में बनते थे, अभी 50% ज्यादा आईफोन भारत में बनने लगे, तो आपस में दोनों के देश के बीच में राइवल चालू हो गई, वो चीजें भी दिक्कत वाला काम है। व्हाट आर द मेजर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, वही ठीक है, हटाओ उसको, सेम ऊपर का ही नीचे लिखा हुआ, एक्सप्लेन्स द हेक्सचर एंड ओलिन थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हेक्सचर और ओलिन थियरी ने क्या बोला था, तो भाई ऐसा बोल रहे, द हेक्सचर एंड ओलिन थियरी model is a theory in economic explaining the countries that export what can be most efficiently and plentifully produced. This model is to evaluate trade and more specifically the equilibrium of trade between two countries that ठीक है। According to this theory, यहाँ से पढ़ो, ऊपर वाला काट देना। इंटरनेशनल ट्रेड एक स्पेशल केस है इंटर रीजनल ट्रेड का। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट्स, दैट इज कई जगह पे लेबर बहुत ज्यादा होगा तो कई जगह पे कैपिटल की कमी होगी, कई जगह पे कैपिटल बहुत ज्यादा होगा तो लेबर की कमी होगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड से कॉम्बिनेशन मिल जाता है जिसमें हम लेबर और कैपिटल दोनों को मर्ज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका के पास कैपिटल ज्यादा है, लेबर नहीं है। चाइना के पास दोनों है, कैपिटल भी और लेबर भी। इंडिया के पास लेबर ज्यादा है लेकिन कैपिटल नहीं है। तो जिसके पास जो ज्यादा है वो भारत में लाके अगर इन्वेस्ट कर देगा तो यहाँ के लेबर का फायदा। तो इंटरनेशनल ट्रेड उसमें कहते हैं कि मतलब अगर एक देश दूसरे देश के साथ आदान प्रदान करे कैपिटल और लेबर का तो उसका काम हो जाए। तो इंटरनेशनल ट्रेड कुछ चीज, ओलिन थ्योरी का कहने का मतलब है रीजनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल इंटर रीजनल, मतलब तुम्हारे यहाँ पे जो ज्यादा है, तुम्हारे यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, बोले ये हमको दे दो, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हम तुमको दे देंगे। जैसे तुम्हारे देश में फॉर एग्जाम्पल आलू ज्यादा हो रहा है, हमारे देश में प्याज ज्यादा हो रहा है, तो आलू तुमको, तुम हमको आलू दे दो, हम तुमको प्याज दे देंगे। कहने का मतलब वो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव उसे कहते हैं। इसके अलावा अब आता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, कौन कौन से ट्रेड पॉलिसी में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हियर आर सम ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एक ही भैया, भारत के अंदर सस्टेनेबल पॉलिसी रहे, एकदम स्टेबल पॉलिसी रहे। दूसरा, मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट मिशन, ये सब रहे, भारत के अंदर, भारत में बनाओ, एक्सपोर्ट करो, अपना भारत महान, ऐसी जो होती है योजना है उसके ऊपर फोकस ज्यादा रहता है ट्रेड पॉलिसी में। दूसरा, हम लोग टाइम टू टाइम हमारी जो पॉलिसीज है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की उसको रेशनलाइज करते हो। ठीक है, to accelerate the country's transition to a globally, मतलब अपन को पूरे ग्लोबल लेवल पे बेनिफिट अगर चाहिए तो विल हैव टू डू इंटरनेशनल ट्रेड, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले तरफ। इफेक्ट ऑफ टैरिफ, टैरिफ के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। टैरिफ टैरिफ क्या, बहुत लफड़े चल रहे हैं। ठीक है, टैरिफ मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट, जो मिनिमम प्राइस होता है ना वो सेट बाय द गवर्नमेंट, उसे टैरिफ कहते हैं। टैरिफ मतलब एक तरह से समझ लो ड्यूटी, एंड ऑफ समझ लो, एग्जांपल के तौर पर ड्यूटी एंड ऑफ समझ लो, और टाइम नहीं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत का गुड्स 50 रुपये, अभी ये भारत के बाहर जाएगा मान लो 55 रुपये, अब वहाँ के देश में बिक रहा है वो 100 रुपये। तो एक तो लोचा होगा, लोग क्या करेंगे, भारत का ही भारत का माल खरीदते जाएंगे, भारत में स्कैर्सिटी रहेगी ना उस चक्कर में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैरिफ लगा देती है। टैरिफ के अंदर वो बोले कि भैया इसके ऊपर एक काम करो, 50 टका टैरिफ, 50 रुपये के माल के ऊपर 50 टका टैरिफ बोले तो एक तरह से 25 रुपये वो पड़ेगा, मतलब भारत से बाहर गया कितने 25। अब वहाँ की जन सरकार को भी अगर टैरिफ लगाना है तो वो भी टैरिफ लगाएगी उसके ऊपर 10-15 टका, तो अल्टीमेटली पहुंच गया कितने पे, 75-95 पहुंच गया। और 100 में तो ऐसे ही नहीं करेंगे। तो टैरिफ का जो गेम है ज़्यादा सस्ता न हो जाए उस चक्कर में। ये अमेरिका ने टैरिफ लगाया, इसका कारण क्या है, चाइना इतना सस्ते में दे रहा है कि अमेरिका में कोई मैन्युफैक्चर करना ही नहीं चाहता। सीधी गणित है, तुम समोसा घर में बना रहे हो, जो तुम्हारे घर में पड़ रहा है 20 रुपये का, बाहर से लाते 2 रुपये में पड़ता है, कौन बनाएगा, मेहनत कौन करेगा, खरीद ही लेगा ना, सीधी गणित। चाइना की हालत यही है, इतना सस्ते में बेचता है, भाई तुम कपड़ा बना रहे हो 100 रुपये में, तो बोलता है आओ मेरे से 1 रुपये में लेके जाओ, 1 रुपये। दैट इज द लेवल ऑफ द चाइना। तो वो टैरिफ इसलिए लगाएगा साला 500 टका, 300 टका, 200 टका टैरिफ लगेगा उसका। उस वजह से क्या होता है, देश के अंदर टैरिफ का जो वॉर है, बैरियर क्रिएट करते हैं। टैरिफ एक तरह से बैरियर क्रिएट करता है। टैरिफ एनकरेज करता है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड दस प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। आप इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, अभी मान लो इंपोर्ट कर रही है, 50 का माल भारत में ला के 60 में बेच देगी, तो लोचे हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय मैन्युफैक्चरर पड़ रहा है 100 में। सरकार बोलती तो लोचे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मर जाएंगे ऐसे, तो तुम इंपोर्ट ज्यादा करने लग गए, तो सरकार ने इंपोर्ट पर टैरिफ लगा। उससे क्या होता है, भारत के अंदर प्रोडक्शन जो है वो एनकरेज तो होगा ही होगा, बट इंपोर्ट पे टैरिफ लगने की वजह से सरकार को भी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होगा और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे अपने बचे हुए, दोनों काम होगा इन सब। सो प्रोड्यूसर जो इंपोर्टिंग कंट्रीज के होते हैं वो बेचारे देखते ही है, बेचारे रोज रोज की भैया हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, वो इम्पोर्ट्स के ऊपर हमेशा टैरिफ जाते हैं। ऐसे केसेस के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती है, जैसे अपन चाइना से बहुत ज़्यादा आइटम खरीदते, बहुत ज़्यादा, इवन हर एक चीज़ ही चाइना से खरीदते हैं, जैसे कैमरा चाइना से आ रहा है, लाइट चाइना से आ रही है, लैपटॉप चाइना से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, इंडिया से कुछ बनता ही नहीं है। एक और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता एक्चुअली, सब चाइना ही बना के दे रहा है अभी एट प्रेजेंट। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अपन को प्रॉफिट्स जो होते हैं, अपन इंपोर्ट इसलिए करते ताकि अपन को प्रॉफिट ज्यादा हो, लेकिन सरकार टैरिफ इसलिए लगाती है ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को नुकसान ना हो। आज अगर चाइना से साड़ी आने लग गई तो सूरत के लाखों जो कपड़ा मैन्युफैक्चर मर जाएंगे सर, क्योंकि इंपोर्ट कौन कर पाएगा, हाथी, बाकी के कौन है, चींटी, तो चींटी तो मर जाएगी ना हाथी के दबाव में। सोचिए, सरकार उन चींटी को बचाना चाहती है, इसलिए टैरिफ लगा देती है। दूसरा जो मैंने बोला, अल्टीमेटली टैरिफ से क्या होता है, सरकार का खुद का भी जेब बढ़ता ही है। द इवैल्यूएट द यूज ऑफ टैरिफ ऑफ एज इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती है, ठीक है, पर इसको कितना कुछ खास नहीं। अलग अलग ड्यूटी के बारे में बताया, टाइप ऑफ टैरिफ, स्पेसिफिक, इतना ग्राम खरीदूंगी इतना टैरिफ लगेगा, इतना वॉल्यूम 50 किलो वाला आएगा तो इतना टैरिफ लगेगा। स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द यूनिट बेस, इतने किलो आएगा, इतना वेट होगा, इतना वॉल्यूम होगा, तो इतना टैरिफ लगाएंगे। वैलोरम, वैलोरम वैल्यू की, वैलोरम मतलब वैल्यू की, मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर एक कांस्टेंट परसेंटेज लगा है, उसे ऐड वैलोरम कहते हैं। मिक्स्ड है, दोनों का मिक्स्ड। कंपाउंड टैरिफ है, कंपाउंड ड्यूटी, अगेन दोनों का मिक्सचर और कुछ नहीं। स्पेसिफिक टैरिफ के ऊपर फोकस है। टेक्निकल टैरिफ, पर्टिकुलरली जो कंपोनेंट्स के ऊपर टैरिफ लगाई जाती है, टेक्निकल कंपोनेंट्स के ऊपर, उसे टेक्निकल टैरिफ कहा जाता है। स्पेसिफिक कंटेंट जो है गुड्स के, जैसे लैपटॉप, लैपटॉप में बोलेंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल इसके माइक के ऊपर टैरिफ लगेगा, इस पर बॉडी के ऊपर टैरिफ लगेगा, बैटरी के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, ये हो गया टेक्निकल टैरिफ। टैरिफ रेट कोटा, कोटा मतलब फॉर एग्जाम्पल कई जगह पे थ्रेशोल्ड कोटा के ऊपर अगर आएगा, मतलब तुमने इतना इंपोर्ट के ऊपर करा तो टैरिफ लगाएंगे, नहीं बदल जाएंगे। मतलब तुम्हारे से 100 क्वांटिटी खरीदी तो नहीं टैरिफ है, उसके ऊपर आएगा तो टैरिफ। कोटा, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये कंट्री ग्रांट्स दिस क्लॉज टू अनदर नेशन इफ इट इज इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग ट्रेड विद दैट कंट्री। तुम नेपाल से व्यापार, सरकार ने बोला कि नेपाल से खरीदोगे कोई टैरिफ क्यों करना चाहता, नेपाल से दोस्ती ज्यादा बढ़ानी इसीलिए, और क्या कारण है, नेपाल से अपन को दोस्ती बढ़ानी होगी इसीलिए कर रहे हो। वेरिएबल टैरिफ, वेरिएबल मतलब वही कि भाई वहां से 50 का आ रहा है, लगा दो साढ़े के ऊपर 50 और 100 रुपये लगा दो, 200 टका टैरिफ लगा दिया, 100 टका लगा दिया सर, तो ये भी 100 रुपये का हो गया टैरिफ की वजह से। भारत में भी 100 का ही मिल रहा है मैन्युफैक्चर, ये हो गया वेरिएबल टैरिफ।
डोमेस्टिक के लेवल पे लाने के लिए जो टैरिफ लगाई जाती है उसे वेरिएबल टैरिफ कहा जाता है। प्रेफरेंशियल टैरिफ इस कंट्री से आएगा 10%, इस कंट्री से आएगा लेकिन 50%। अभी ये अमेरिका ने यही तो किया, कुछ सर्टेन कंट्री बोला इनके ऊपर 0%, कुछ कंट्री बोले इसके ऊपर 250%। ये होता है प्रेफरेंशियल टैरिफ। मेरे को मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ। बाउंड टैरिफ, ठीक है, बाउंड टैरिफ डब्ल्यूटीओ के मेंबर के ऊपर कुछ बाउंडेशंस होती है कि ये आइटम के ऊपर इतनी लगा सकते हैं, या ये देश दूसरे देश के साथ इतना ही टैरिफ लगा सकता है, तो बाउंड टैरिफ वो होती है। बाकी तो ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक्चुअली प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ कहा जाता है। प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ, प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक यूजर्स को टैरिफ लगाई जाती है। एंटी डंपिंग होता क्या है समझो, चाइना है, चाइना भारत में दे रहा था सस्ते दाम में, डंप करे, डंप मतलब कचरा फेंकेगा एक तरह से भारत में भर भर के, सरकार करता एंटी डंप, मतलब इसको ऐसे तो फेंकेगा नहीं मुंह पे, लेके जैसे वापस मारो, 300 टका टैरिफ लगा उसके। तो सरकार क्या कर रहा है, उसको डोमेस्टिक लेवल पे लाने के लिए बस ये सब चीजें करता है, डोमेस्टिक यूजर नहीं मर जाए इसलिए। अगर डोमेस्टिक यूजर मर जाएगा देश खत्म हो जाएगा, इसलिए लोकल बिजनेसेस मर जाएंगे इसलिए। इसके अलावा काउंटर विलिंग ड्यूटीज होती है, ठीक है, सरकार को डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए जो, इवन सरकार ऐसा नहीं सब्सिडी भी देता है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो सरकार सब्सिडी भी देता है, सरकार इंपोर्ट के ऊपर भी सब्सिडी देता है, लेकिन उन चीजों का इंपोर्ट करना जो देश के लिए जरूरी है उनके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम कार खरीद के ला रहे हो, वो देश का भला नहीं हो रहा, उसके ऊपर सरकार फुल टैरिफ लेगा, भर भर के लेगा। तो और समझ 3 करोड़ के ऊपर 3 करोड़ टैरिफ ले लेगा सरकार, तुम पैसे वाले हो, जरूरत है नहीं देश को उसकी, तो वो जरूरत है। लेकिन सरकार वैक्सीन है, उसका टैरिफ 0 कर सकती है, उसको जरूरत है जिस चीज की, वो चीज सीबीडी के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा नॉन टैरिफ मेजर में सरकार क्या है, एक तो टैरिफ के तरीके से, दूसरा सरकार ये कर सकती है बैरियर लगा दी, प्रोहिबिशन कर दी कुछ, जैसे तंबाकू देश में नहीं है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के ऊपर सरकार का टैरिफ लगा, ये वाला बैरियर लगा, सरकार ने बोलते भाई ये नहीं होगा, मतलब कुछ चीजों को डिलिस्ट करके रखा हुआ है, प्रोहिबिट करके रखा हुआ है कि ये चीज तो नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कई बार क्या होता है कि भाई कुछ देश में अगर मान लो कि भाई कोई रोग फैला हुआ है, तो वहां से मीट आना बंद करवा दे रहे हैं, मीट वीट नहीं, क्योंकि मीट के थ्रू वो वायरस जो है भारत के अंदर घुसेगा, सरकार ऐसा कर सकती है। इसे कहते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर। जनरली ये जो चीजें होती है ये फूड रिलेटेड जो भी होती है उसमें, फूड, पोल्ट्री, बीफ, भारत में बीफ एक्सपोर्ट होता है, हालांकि भारत के अंदर बीफ, भारत के अंदर चिकन एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट भी होता है अच्छी क्वालिटी का, तो ऐसा ऐसा रहता है। तो इसमें क्या होता है कई बार अगर वहां पे कोई रोग फैला हुआ, वो बर्ड फ्लू फैला हुआ, तो भारत में रहता है, उसके ऊपर सरकार क्या करती है, टैरिफ ना लगाकर उसके ऊपर बैन ही करती है, बोले प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता। टेक्निकल बैरियर्स के अलावा ये साइज का नहीं, ये साइज का नहीं, एग्जांपल भारत के अंदर जो भी आईफोन बनते हैं वो डबल ई सिम के नहीं बने थे, एक फिजिकल ई सिम होनी चाहिए और ई सिम होनी चाहिए, ये आता है टेक्निक। सरकार ने बना दिया, बोला भारत में ये चीज नहीं हो सकती, भारत में ई सिम वाला, दोनों ई सिम वाला नहीं चलेगा, भारत में एक अगर तुमको बनाने का है तो तुम एक फिजिकल बनाओ और एक ई सिम बनाओ। तो साइज शेप मार्केटिंग के ऊपर जब सरकार ये सब टेक्निकल बैरियर लगा तो उसे डीबीटी जाता है। इसके अलावा इंपोर्ट कोटा वोटा फिक्स करता है, ठीक है, तो नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं, लाइसेंसिंग टफ कर देगा कई बार। ये होता है सेट वाली है, VER, इसको याद रखो, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट। एक्सपोर्ट हर चीज का ही है, एक्सपोर्ट तो करो, बहुत फायदा है देश को। अरे भाई हमारे घर पे खाना बाजू वालों को कब देते हो, कब देते बाजू वालों को खाना, कब देते हो, जब ज्यादा बनता है, मतलब जब खुद का हो जाता है तब दे देते। ऐसा तो नहीं है ना इसका मतलब कि पहले उनको दे के आते फिर अगर बच्चे का तो खा लेंगे, वही वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट। सरकार ने क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट लगा के रखे भाई ये आइटम इतने परसेंटेज ही जा सकता है पहले। और दूसरा नमक हो गया, भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है वो है क्या कहते हैं एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट, बहुत नमक होता है, ठीक है, पाकिस्तान तो पूरा नमक ही हमारे, तो
वॉलेटरी एक्सपोर्ट, सरकार बोलता है भाई पूरा नमक तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, सर हमारे देश में पीके खाने पड़ रहे हैं। पहले भारत के अंदर नमक का पूरा खत्म हो जाए सप्लाई, उसके बाद बाहर। तो उसने रेस्टोरेंट लगा देगा, कोटा तय कर देगा कि इतना ही कर पाऊंगा, ज्यादा नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, नेगोशिएशन के थ्रू कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ वैल्यूज वो लगा सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल के तौर पे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इंपोर्ट के ऊपर तो सरकार रेस्ट्रिक्शन लगाता ही है, एक्सपोर्ट के ऊपर भी सरकार रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद ये तो इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। डब्ल्यूटीओ के बारे में ज्ञान देता है कि मैं डब्ल्यूटीओ कहाँ पे बना था, उसका सेक्रेटरीट कौन है, जेनेवा में बना था, इसका क्या काम है, डब्ल्यूटीओ के मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या है। वही बिना भेदभाव व्यापार को एक देश के देश से, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, सबका साथ सबका विकास वाला, सब जने मतलब मैं इस देश से निकल गया, देश बेकार है, ये देश अच्छा है, ये देश बेकार है, ऐसे हरकतें मत करो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट। फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड नहीं, फ्री ट्रेड एक्चुअली मतलब टैरिफ बैरियर कम करो आपस में, सिर्फ ये ज्ञान की बातें करता है डब्ल्यूटीओ। इसके जहाँ पे ये खुद है, वो देश ही दुनिया के ऊपर नाटक करता है, समझे। ये ज्ञान दे रहा है डब्ल्यूटीओ पूरी दुनिया को, और जहाँ पे ये खुद बना हुआ है वो देश सबके साथ नाटक करता है। अभी एट प्रेजेंट प्रिडिक्टेबिलिटी, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टर्स शुड बी कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेड बैरियर आगे जाके रेज नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का इसमें कंट्रोल है। भाई मान लो ये कंट्री पांच, ये कंपनी मेरी कंट्री के अंदर 50,000 करोड़ लगा देती है, कल सरकार ने बोल दिया कुछ भी नहीं तुम्हारा, जाओ यहाँ से निकलो बाहर, तो अचानक ये सब तो मेरे 50,000 करोड़ तो डूब जाएंगे ना। बस वही चीज प्रिडिक्टिविटी, मतलब आपने किसी कंट्री में अगर फॉर एग्जाम्पल व्यापार व्यापार शुरू करा, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि ये लोग आप अचानक से बैरियर नहीं लगाएंगे, ये लोग टैरिफ अचानक से नहीं लगाएंगे, तो ये सारी चीजें तो उसके अंदर लिखी हुई, ठीक है। ओके, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, तो मतलब ये थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है। ऐसा होगा तो ये जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो आप लिंक के ऊपर, तो आप लोग लिंक के थ्रू ये नोट्स डाउनलोड करके इसमें से पढ़ लेना, बहुत आसान नोट्स है। चैप्टर सॉरी पार्ट 2 पूरा का पूरे नोट्स को पढ़ के भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि बुक के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा थ्योरी बहुत ज्यादा लिखा है, पैराग्राफ, तो एग्जाम में इतनी जरूरत नहीं है, इसके सिर्फ पॉइंट जरूरत है एग्जाम में। डब्ल्यूटीओ के क्या क्या कामकाज, ठीक है, नॉर्मल है जो बचपन में आपने पढ़े थे वही सब दिए हुए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो अ मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब वह मार्केट जो ग्लोबली डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मतलब ब्रोकर, ये कौन सा, आर वाला, दूसरी करेंसी के जो अंदर जो पैसा आता है ना उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और इसके अंदर अलग अलग बहुत जन होते हैं, जैसे बैंक होती है, बैंक को फाइनेंशियल फर्म को डीलर कहा जाता है, जो लार्ज क्वांटिटीज के अंदर डील करती है, ट्रेडिंग करती है इसके। और जब एक बैंक दूसरे बैंक के साथ व्यापार करते हैं उसे इंटरबैंक मार्केट कहा जाता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, सिंपल है, एप्रिसिएशन का मतलब पहले $1 के सामने हमें 80 रुपए देना था, और अभी $1 के सामने मान लो हमको 70 रुपए दे दे, तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो गया डोमेस्टिक, डेप्रिसिएट होकर सामने वाली करेंसी, समझ रहे हो बात को। और दूसरा डेप्रिसिएशन का मतलब पहले $1 के सामने, $1 के सामने हमें 200 रुपए दे, हाँ 80 रुपए दे देते, हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हुई, मतलब वैल्यू ऑफ आवर करेंसी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ द अनदर करेंसी इंक्रीजेस। जैसे अगर अपन बात करें तो यूएई की जो करेंसी थी दिरहम, उसके सामने पहले भारत को एक एईडी के सामने, एक, ठीक है, जो एक एईडी था उसके सामने अपन को 20 रुपए के आसपास देना पड़ रहा था, 20 का 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हो गया, 23.5 हो गया, 24 रुपए पहुंचने का, मतलब वो करेंसी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, हमारी करेंसी बेचारी डेफिसिट होती है। क्या फर्क पड़ता है, जो मैंने तब बताया था उस वाले चैप्टर में करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, कि करेंसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ज्यादा खेल करती है, डोमेस्टिक रेंज, इन्फ्लेशन, तो मैंने तब बताया था, एक बार आप उसको पीछे करके देख लेना वीडियो को, बता दूँ। करेंसी एप्रिसिएशन से क्या होता है, हमारा देश का रुपया स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, क्या होगा, लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। हमारे देश की करेंसी जो है वो अगर एप्रिसिएट हो गई तो लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, क्योंकि सस्ता पड़ेगा बाहर का माल, खत्म हो जाएंगे, एक्सपोर्ट तो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। वो चीज एक आपने साउथ की पिक्चर देखी होगी, उसका मीम बहुत वायरल होते हैं,
गोरे लोग भीख मांग रहे होते सड़क पे, ठीक है, मीम आता है इंस्टाग्राम, गोरे लोग भीख मांग रहे होते, बोले एक वो बोले ओनली नॉट डॉलर, ओनली इंडियन करेंसी, ओनली इंडियन करेंसी, 1 रुपये, ओनली 1 रुपये, नथिंग। तो वो बोलते हैं कि भाई ये साले हमारा देश इतना कैसे आगे बढ़ गया अचानक से, तो यार ये इनको यहाँ से 1 रुपये लेके तो आप $100 भीख मांग रहा है, डॉलर, हाँ रुपये, उससे लोचे हो जाते हैं, इतना ऐसा उससे डेवलपमेंट नहीं होने वाला। अभी जब डेवलप हो जाएगा तब उसका, एक्चुअली चाइना इतना होशियार है, उसके बाद तो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ये एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे, उसको करना है एक्सपोर्ट, उसको इंपोर्ट नहीं करना, वो चीज रहती है, इन्फ्लेशन हमेशा कम रहता है। टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, अलग अलग फॉरेन कैपिटल है दुनिया के अंदर, देयर आर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेन कैपिटल। तो फॉरेन कैपिटल का मतलब क्या होता है, भारत के तो कैपिटल जब आ रही है दूसरी कंट्री से, तो फॉरेन कैपिटल क्या है, अलग अलग प्रकार से कोई हेल्प कर सकता है अपनी, जैसे अपन को फॉर एग्जांपल किसी ने फंड कर दिया, उससे कहते फॉरेन कैपिटल। हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी दूसरे देश से अपने असिस्टेंस ली, हेल्प ले ली, तो उससे फॉरेन कैपिटल कह सकते हैं। एफडीआई हो गया भारत के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, वो भी फॉरेन कैपिटल एक तरह की। एनआरआई लोग हमारे देश में डिपॉजिट्स करवा रहे हैं, फॉरेन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एंड एफपीआई, एफपीआई मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई मतलब भारत के व्यापार में इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे रिलायंस के अंदर फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया, एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई के बारे में पूछ रहे हैं, एफडीआई मतलब इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी और इंडिविजुअल इन द कंट्री इन द बिजनेस इंटरेस्ट, मतलब हमारे बिजनेस, हमारे व्यापार में उसने, मतलब ये कंपनी चला रही थी, इसके 51 का शेयर खरीद लिया, तो ये हो गया एफडीआई। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, धंधा ही खरीद लिया, धंधा जो है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो ओनर है उसका। एफडीआई इक्विटी के थ्रू हो सकता है, या इवन उसके अगर फॉर एग्जांपल उसने जैसे सब्सिडरी 10 पेरेंट को ही खरीद लिया, होल्डिंग कंपनी को खरीद लिया, तो सब्सिडी अपने आप में मेरी वो होगी, क्या कहते हैं, बच्चे ही होते हैं। एफडीआई इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और एंटरप्राइजेस जो बड़ी बड़ी होती है वो भी कर सकती है। तो कुछ फीचर्स दिए हुए कि भैया इससे फिजिकल एसेट भारत में क्रिएट होगी, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में अपन को फायदा होगा, रोजगार ज्यादा मिलेंगे, और जनरली एक बार पैसा लगाने के बाद पीछे, जैसे टेस्ला भारत में आ रहा है, तो एफडीआई का एक तरीका है, तो उससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। भारत के जो लेबर और वेजेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा तो भारत के लोगों को पैसा आएगा उनके पास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफपीआई, सॉरी एफडीआई नहीं, एफपीआई। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, भारत के सिक्योरिटीज इन्वेस्टर, तो भारत के पोर्टफोलियो स्टॉक्स, बॉन्ड, फाइनेंशियल मार्केट ये इन्वेस्ट करते हैं। तो एफपीआई इज नॉट कंसर्न विद अदर either manufacturer of goods or with the product, उनको कोई लेना देना नहीं तुम्हारे देश में प्रोडक्शन हो नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं हो, सर्विस, उनका मतलब साला मैंने 50,000 रुपए शेयर के मार्केट में लगाया, 50,000 में 70,000 रुपए मैं निकल जाऊँ, ये वो चीज है। इनका फाइनेंशियल एसेट्स में ही वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी करते हैं, और जनरली शॉर्ट टर्म ही रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं रहते इनका, जब चाहिए तो पैसा बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे रोजे होने वाले, मान लो देश के अंदर जो पैसा निकल के बाद एफडीआई कहाँ से बढ़ गया, टेस्ला ने भारत में लगा दिया, हो गया, खत्म हो गया उसका, इसने भी लगाया था, एप्पल ने। तो एफडीआई के कुछ जो रीजंस है क्यों करते हैं क्या है, एफडीआई के भी कुछ रीजंस होंगे, तो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा दम नहीं है शब्द में, मेरिट्स भी दिए हुए, मेरिट इजी इजी मेरिट है, भारत के अंदर पैसा आता है, भारत के अंदर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, प्लस अपन के स्टाफ का ट्रेनिंग सेशन अच्छा हो जाता है, भारत के स्टाफ डेवलप होते हैं, मार्केटिंग मेथड्स, मार्केटिंग स्किल्स अपने में डेवलप होती है, भारत के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नए नए आ जाएंगे, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, भारत का जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, भारत के अंदर ये होगा। तो इन शॉर्ट बहुत सारे मेरिट्स है, बहुत सारे डीमेरिट्स है, दोनों सिर्फ एक मेरिट है। फिक्स्ड एक्सचेंज मतलब टैग एक्सचेंज, मतलब सरकार ने रेट फिक्स करके रखे $1 का, ये फिक्स्ड एक्सचेंज, ये जनरली वहाँ पे काम आता है, यहाँ पे कंट्रोल होता है सरकार का, जनरली मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करने चाहिए। भारत के अंदर फ्लेक्सिबल नहीं, भारत में इकोनॉमिक्स, मतलब अपन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रहे, जैसे बिटकॉइन ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, वो डिमांड सब नहीं कर, लेकिन सरकार अपने इधर इंडिया के अंदर वो लोग ऐसा डॉलर को ऊपर नीचे ज्यादा नहीं करने देते, किसी भी करते मैनेज करते, एकदम फिक्स्ड भी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है रोज,
तो वो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ से कहते हैं, ठीक है। स्पॉट और फॉरवर्ड, आज अगर सौदा कर रहे हो तो वो स्पॉट, और कल के लिए सौदा आज कर रहे हो तो फॉरवर्ड, जैसे कल का रेट मैंने आज ही डिसाइड कर लिया तो वो है फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये वाला चैप्टर खत्म। अब बचता है अपने पास सिर्फ और सिर्फ, देखो इसमें थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वही एड वैल्यूम और वो जो मैंने बताया था, स्पेसिफिसिटी, काउंटरवेलेबिलिटी, वो सब, ट्रेड नेगोशिएशन, जनरली इसमें डब्ल्यूटीओ वो सब के बारे में ज्ञान है, एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट मतलब एफडीआई एफपीआई। अब ये वाला एक बार आप लोग ऐसा हो तो ट्राई करके देख लेना, कुछ खास इसमें होगा नहीं, टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में इन सब के बारे में रहता है, ठीक है। तो ये वाला ट्राई करना, मतलब इजी है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत बेसिक थियरी दिए थे, कंसेप्ट नहीं है कि ये कंसेप्ट है। बजट के बारे में ज्ञान दिया, देखो बजट क्या करता है, बजट किस प्रकार का होता है, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ में बजट का क्या खेल है, इट इज बेसिक, वेरी बेसिक, ठीक है। अपन ने ऐसे तो 4 चैप्टर तो पूरे कर ही लिए पूरे, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर पूरा कर ही लिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि भैया आप लोग 7 नंबर चैप्टर एक बार ट्राई करके देख लेना, वेरी इजी है, ठीक है। हालांकि हमने उसके अंदर पढ़ा है, बट आज थोड़ा सा सेशन को वाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ आया हो, नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लें, और कुछ डाउट है तो हम लोग को आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा मैराथन सेशन जो है, पर्टिकुलरली मैराथन सीरीज, वो आज होती है यहाँ पे खत्म। सो मिलेंगे अगले सेशंस के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे क्लासेस को फॉलो करते रहिए।